हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 1 चैप्टर 1 निर्भय नुमानी। कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। ये एक आलिशान बंगलो था, काफी बड़ा और दिखने में कुछ अलग सा। यहाँ की वाइब्स कुछ डरावनी थी, जैसे सुना सुना सा। और इसी घर के एक अंधेरे कमरे में एक आदमी वाइन का ग्लास अपने हाथों में लिए ग्लास वॉल के पास खड़ा बाहर से उस चांद को देख रहा था। उसका चेहरा काफी शक था, जैसे सालों से वो हंसा ना हो। उसी कमरे में एक और शख्स था जो उसे ऐसे देख रहा था। उसने एक आह भरते हुए कहा, निर्भय, ऐसा नहीं होता। जब लड़ाई दिल और दिमाग की, वो तो दिल की ही जीत होती है। तुम अपने दिमाग से उसे हासिल नहीं कर पाओगे। वो शशिश। वह आगे कुछ बोलने को हुआ कि सामने खड़े निर्भय की आवाज उसके कानों में गई। वो शख्स भी डर के चुप हो गया तो निर्भय ने ऐसे ही चांद पर अपनी नजरें रोके हुए ही अपनी उस गहरी आवाज में कहा, जंग चाहे कैसी भी, जितना हमेशा दिमाग को ही है। और जो दिल के साथ चलते हैं वो बेवकूफ होते हैं, इसलिए तो दिल लगाकर बस हारते हैं और रोते हैं। निर्भय की सिर्फ आवाज ही इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उससे डर जाए। और चेहरा तो अभी तक दिखा ही कहाँ था, अंधेरे में जो खड़ा था वो। उसकी बात सुन उस शख्स ने फिर कहा, पर पलक ऐसे नहीं सोचती ना, वो तो दिल से सोचती है। निर्भय की तरफ से इस बार भी वैसा ही जवाब आया। उसने कहा, इसलिए तो वो लड़की बेवकूफ है। उसे लगता है अपने दिल की सुनकर मुझसे भागकर वो बच जाएगी, पर निर्भय नोमानी से बचना नामुमकिन है। क्योंकि मैं वो बाजीगर हूं तो जो हार कर नहीं जीतता बल्कि हार को हरा कर जीतता है, और उस लड़की को तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में ही उसका जुनून, उसकी शिद्दत झलक रही थी, जो किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफी है। उसके पास खड़े उस शख्स ने अपने भी मन में कहा, क्या कर रहा है तू अर्पित? किसे समझा रहा है? तू जानता है कि निर्भय नहीं मानने वाला। अब तो बस पलक के लिए दुआ कर कि वो निर्भय के हाथ ना लग जाए। उद्धरण चिन्ह। यहाँ दूसरे तरफ एक खाली सी सड़क, और उस सड़क पर खड़ी थी एक लड़की, प्लेन वाइट अनारकली सूट और खुले बाल। वो दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी। वो आंसुओं से भरी आंखें, डर से बार बार झपकती आंखें, वो कांपते सुर्ख लाल होंठ, वो पसीने से भीगा चेहरा और डर की लकीरें। कोई भी उसे देखते ही पागल हो जाए। उस लड़की को घेरे लगभग 10 लोग खड़े थे आसपास। सबने एक जैसे काले रंग के कपड़े पहने थे, शायद गार्ड थे किसी के। वो लड़की उन सबको देखकर ही डर रही थी। वो भाग जाना चाहती थी, पर अफसोस कि भागने को कोई रास्ता नहीं था उसके पास। उन गार्ड्स में से 2 लोग आगे आए और दोनों ने उसके हाथ को कसके पकड़ लिया, ताकि वो भाग ना पाए। वो लड़की उनसे छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर उन्होंने उसे छोड़ने की बजाय ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी आकर गाड़ी में बैठे। वहां खड़ी चारों गाड़ियां उस लड़की को लेकर वहां से निकल पड़ी। वो लड़की गाड़ी में भी उनसे छुटने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग उस लड़की को एक जगह ले आए, गाड़ियां रुकी और उन्हीं 2 गार्ड्स ने उसे बाहर निकाला। ये वही घर था जहां निर्भय था, और इस घर को देखते ही उस लड़की की आंखों में डर और बढ़ गया। वो लोग उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले आए, और ऊपर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर ये सब देख रहे निर्भय ने अपनी सख्त आवाज में किसी को पुकारा, राका। जैसे ही उसने ये नाम लिया कि एक आदमी अंदर आया, हट्टा कट्टा शरीर, सांवला रंग और कंधों तक आते बाल। उसके अंदर आने की आहट सुन निर्भय ने कहा, तेजाब लेकर आओ, जो इतना तेज हो कि छूते ही खाल के साथ हड्डियां भी जल जाए। उसकी बात सुन राका और अर्पित दोनों ठिठक गए। पर राका की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निर्भय को कुछ कहे, तो वो बस हमें सिर हिलाकर वहां से चला गया। और वही अर्पित अपनी डरी नजरों से निर्भय को देखने लगा। उसने अपनी हिचकिचाती जबान से कहा, निर्भय, तू तू क्या करने वाला है पलक के साथ? पर निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चला गया। अर्पित भी उसके पीछे दौड़ा। दोनों नीचे आए। बड़े से हॉल में 2 लोग उस लड़की को पकड़े खड़े थे, और बाकी के सारे गार्ड्स उनके पीछे खड़े थे। निर्भय उनके सामने गया। वो लड़की अपनी डरी हुई आंखों से भी निर्भय की आंखों से आंखें मिलाए खड़ी थी, और उसे ऐसे देख निर्भय ने आशिकाना अंदाज में कहा, उफ, तुम्हारी यही अदाएं तो दीवाना बना गई है मुझे। जहां लोगों को मेरे सामने सिर उठाते डर लगता है, वहां तुम डर कर भी मुझसे नजर मिलाए खड़ी हो। उसने भले ही ये कैसे भी कहा हो, पर पलक के लिए तो उसकी आवाज भी कानों को दर्द देने वाली थी।
वो कुछ नहीं बोली, पर एक घिन के साथ उसने अपनी नजरें फेर ली। और इतने में राका वहां आया एक कांच की बोतल लेकर। उसने आकर कहा, बॉस ये तेजाब। उसकी बात सुन पलक ने आवाक होकर उसे देखा। हाँ, उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी, जिसका कांच कितना मोटा था ये देखकर ही पता चल रहा था। और उस बोतल से निकलता धुआं ये साफ बता रहा था कि वो तेजाब कितना खतरनाक था। पलक ने पहले उस बोतल की तरफ देखा और फिर निर्भय की तरफ, और निर्भय ने बिना कुछ कहे राका के हाथ से वो तेजाब की बोतल ली और उन दोनों गार्ड से कहा, एक तरफ हो जाओ। उसकी बात सुन जल्दी से दोनों एक तरफ खड़े हो गए, और पलक अपनी डरी नजरों से उसे देखने लगी। उसने अपने कदम पीछे लिए, और निर्भय ने वो तेजाब एक झटके से फेंका। पलक ने डर के मारे अपने हाथ चेहरे पर रख लिए, पर जब उसकी जगह किसी और की चीखें सुनी तो तुरंत उसने अपनी आंखों से हाथ उठाकर देखा। निर्भय ने वो तेजाब डाला जरूर था, पर पलक पर नहीं बल्कि उन दो गार्ड्स के हाथों पर। दोनों दर्द से चिल्लाने लगे और उनकी ये दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंज उठी। उन्हें ऐसे देख किसी की भी रुख कांप जाए। पलक ने अपनी आंखें कसके बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिया। ये मंजर वाकई खौफनाक था। चैप्टर 2 बच्चा। बेंगलुरु। दोनों गार्ड्स दर्द से तड़प रहे थे और वहां खड़ा हर इंसान ये देख डर गया था। सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आई थी सिवाय एक के, और वो था निर्भय। वो अब भी अपनी आंखों में गुस्सा लिए दोनों को घूर रहा था, और बाकी सब उसे। और उसने अपनी तेज आवाज में कहा, देख लो इन दोनों को। आज के बाद जिसने भी इस लड़की को छुआ या छूने की कोशिश की तो ये सिर्फ एक डेमो था। अगली बार सिर्फ हाथ नहीं पूरा शरीर जला दूंगा। उसकी आवाज में भी गुस्सा था। उसने एक नजर सब के ऊपर डाली और फिर पलक की तरफ बढ़ गया। पलक उसे अपनी तरफ आता देखकर ही डर रही थी। वो अपने कदम पीछे लेने लगी, पर उससे भी ज्यादा तेज था निर्भय। उसने जाकर पलक को उसके आर्म से पकड़ा और जबरदस्ती उसे ऊपर ले जाने लगा। पलक उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो इतनी तेज ताकतवर तो नहीं थी कि निर्भय से मुकाबला कर सके। वो छूटने की कोशिश करती रही, पर निर्भय पर कोई असर नहीं हुआ। निर्भय ने उसे ले जाकर सीधा एक कमरे में ही छोड़ा। पलक उसे गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखों में निर्भय के लिए नफरत भी थी और आंसू भी। उसने गुस्से से निर्भय को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए कहा, जो करना है कर लो, मैं वो कभी नहीं होने दूंगी जो तुम चाहते हो, समझे? उद्धरण चिन्ह। पर निर्भय पर जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने आराम से कहा, चिल्ल चिल्ल माय हॉट। इस हालत में तुम्हारा इतना उछल कूद करना, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। पलक ने फिर से वैसे ही चिल्ला कर कहा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है ये, सिर्फ मेरा। तुम्हारा इस पर ना कोई हक है ना लेना देना है। निर्भय को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। उसने इविल तरीके से अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक झटके में पलक को अपनी तरफ खींचकर उसके जबड़े को अपने हाथ से पकड़कर हस्की वॉइस में कहा, एक बात अपने जहन से जोड़कर रखना, इस बच्चे पर तुमसे ज्यादा हक है मेरा। बाप हूं मैं इसका, और अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो सोचना भी मत कि मैं इसे तुम्हारा होने दूंगा। पलक एक बार फिर डर गई थी। निर्भय की वो डरावनी आंखें, उसकी खतरनाक आवाज काफी थी उसे डराने के लिए। निर्भय ने एकदम से उसे छोड़ा और वहां से चला गया। उसके जाते ही पलक शौक होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो वही दीवार से लगकर जमीन पर बैठ गई। हाँ, वो निर्भय से डरती थी, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगी थी, कितनी खूबसूरत जिंदगी हुआ करती थी उसकी, जहां हमेशा हंसते रहना, मजाक करना और खुश रहना पर सिर्फ एक नाम निर्भय नोमानी, जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल के रख दी थी, वो भी बस एक रात में। 2 महीने पहले पलक शेखावत, उम्र 20 साल। दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी किस्मत शायद इतनी खूबसूरत नहीं थी, और फिलहाल तो नहीं ही थी। पलक एक अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी लड़की है। परिवार के नाम पर उसे बस इतना पता है कि उसकी एक बहन थी जिसे करीब 15 साल पहले एक परिवार ने गोद ले लिया था। मगर अब वो कहाँ है, ये तो पलक को भी नहीं पता। पलक एक बेहद होनहार स्टूडेंट है, डॉक्टर बनने का सपना देखती है और हर साल टॉप करती है। स्कॉलर स्टूडेंट होने की वजह से उसकी पढ़ाई फ्री में ही हो रही थी। और पढ़ाई के चलते ही एक इवेंट के लिए वो कुछ स्टूडेंट और सर के साथ बेंगलुरु आई थी। कोई कंपटीशन था शायद, और उस कंपटीशन में वो लोग जीत भी गए। सब खुश थे कि उनका कॉलेज जीत चुका था।
इसलिए वो इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहते थे। और वैसे भी कल शाम तक तो वो लोग वापस मुंबई जाने ही वाले थे। तो सबने फैसला किया कि आज रात बेंगलोर के किसी पब में सेलिब्रेट करेंगे जाकर के। सर से इजाजत भी ले ली गई और सब रेडी हो गए पार्टी में जाने के लिए। सारे फ्रेंड्स एक साथ बेंगलुरु के सबसे हाई फाई पब द मुनी लाइट में पहुंचे। जाते ही कुछ डांस करने चले गए तो कुछ ड्रिंक लेने लगे। पलक को इस वक्त पता नहीं था कि उसे क्या करना था, क्योंकि वो ऐसे कभी पब में नहीं गई थी। फिर भी उसने एक ऑरेंज जूस ऑर्डर कर दिया। उसके पास ही एक और शख्स था जिसने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनवाया था। शराब के मामले में मुझे कुछ नहीं पता, अनअम्यूज्ड, खुद ही समझ लो। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था तो जैसे ही बारटेंडर ने ऑरेंज जूस रखा वो बिना देखे जूस लेकर वहां से चला गया और अगले ही पल उसकी ड्रिंक वहां रखी गई जिसे पलक ने बिना देखे ही पी लिया। पलक ने वो ड्रिंक गटागट पी तो ली, पर अब उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके गले में जल रहा था जैसे। वो सोचने लगी कि कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। वो एक जगह जाकर बैठ गई और सबको देखने लगी। पर धीरे धीरे उसकी हालत और खराब हो रही थी। उसका सिर घूमने लगा था और काफी थका थका लग रहा था, जैसे चला भी नहीं जाने वाला। वो अपनी जगह से उठी और बाहर जाने के लिए बढ़ गई। पर अब एक और गड़बड़ हो गई। बाहर जाने की बजाय वो लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट बंद हो गई। पर पलक इस बात से अनजान थी कि उस लिफ्ट में कोई और भी था। वो जो कोई भी था उसकी भी हालत खराब ही लग रही थी। उसने अपना कोट लिफ्ट में ही गिरा दिया था और शर्ट के भी बटन्स लगभग सारे खुले थे। पता नहीं क्यों पर उस आदमी को बहुत पसीना आ रहा था और आंखें भी पूरी लाल थी। उसकी बॉडी से तो वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, पर चेहरा झुकाए खड़ा था तो देखना मुश्किल था कि वो है कौन। चैप्टर 3। 2 महीने पहले बेंगलुरु। लिफ्ट में खड़ा वो शख्स और कोई नहीं, निर्भय था। उसने अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। पलक ने इस वक्त एक निम लेंथ वन पीस पहना था। निर्भय उसे देखते ही खुद पर से काबू खोने लगा था। उसने पीछे से ही पलक की गर्दन पकड़ी और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। पलक उससे छुटने के लिए अपने हाथ चलाने लगी तो निर्भय ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसके सिर के ऊपर लिफ्ट की वॉल से लगा दिए और उसे बस बेतहाशा चूमने लगा। वो पलक के होंठों को सक कर रहा था, उन्हें बाइट कर रहा था। और इतने में लिफ्ट रुकने की आवाज आई। शायद निर्भय अपनी इस हालत से वाकिफ था। उसे पता था उसके साथ क्या हो रहा था। उसने पलक का आर्म पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले आया और एक कमरे में ले गया। पलक नशे में थी पर उसे पता था ये जो हो रहा है ये गलत है। वो कमरे से जाने को हुई कि निर्भय ने उसे दीवार से लगा दिया और फिर एक बार उसे जबरदस्ती किस करने लगे। इस बार वो पलक के गले, गर्दन और कोलर बोन पर किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो अपने हाथों से ही पलक की थाई को सहला रहा था। निर्भय ना सिर्फ उसे किस कर रहा था बल्कि उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा था, प्रेस कर रहा था। और जैसे ही उसने पलक की ब्रेस्ट को प्रेस किया, उसके मुंह से आ निकली। उसने निर्भय को धक्का दिया तो वो सीधा बेड पर गिरा, पर पलक का भी हाथ उसने पकड़ रखा था, इसलिए वो भी उसके साथ ही बेड पर गिर गई। उसने उठने की कोशिश की पर निर्भय खुद उसके ऊपर आ गया। पलक अब अपने होश खो रही थी, इसलिए उसने भी अब निर्भय को नहीं रोका। वो भी उसका साथ देने लगी और कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। उस कमरे में पलक की सिसकारियां सुनाई दे रही थी। कमरे का माहौल काफी गर्म हो चला था। दोनों ने एक दूसरे को बिना जाने ही ये सब कर लिया। सुबह जब पलक की आंख खुली उसने देखा उसके साथ कोई सो रहा था। उस शख्स ने करवट दूसरी ओर ले रखी थी और पलक ने उसे पीछे से गले लगा रखा था, इसलिए उसने पहचाना तो नहीं कि ये कौन था। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उन दोनों ने ही कुछ नहीं पहना है तो पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तुरंत उस आदमी से दूर हो गई और यहाँ वहां देखा। उसे नहीं पता था ये कौन सी जगह है। पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्दी से उठी, अपने कपड़े पहने और वहां से निकल गई। बाहर आकर ऑटो लिया और जहां वो लोग रुके थे वहां चली गई। वहां पहुंचकर भी उसके पास पैसे तो थे नहीं, ना ही उसका फोन उसके पास था। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी दोस्त मिताली उर्फ मितू उसे ही ढूंढ रही थी। उसे देखते ही वो उसके पास चली आई और सबसे पहले ऑटो वाले को किराया दिया और फिर पलक को डांटते हुए कहा, कहाँ चली गई थी तू? पता है कितना ढूंढा तुझे,
तेरा फोन और पर्स भी मेरे पास था। इतनी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। और तू? मितू के बोलते बोलते भी पलक उसके गले लगकर रोने लगी। मितू को कुछ समझ नहीं आया। उसने पलक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पलक, क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? पर पलक कुछ नहीं बोली और बस रोती रही। मितू उसे अंदर ले गई। सबसे पहले तो पलक बाथरूम में चली गई। लगभग आधे घंटे तक वो रोती रही, शावर के नीचे बैठी। उसके बाद बाहर आई। उसे कुछ हल्का महसूस हो रहा था। अब मितू ने उसे शांति से पूछा तो उसने सब बता दिया। मितू को भी समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन में वह क्या ही बोले। यहाँ दूसरी तरफ एनएनएन कंपनी के 21वें फ्लोर पर कैबिन में निर्भय अपने हाथों में गन लिए अपनी चेयर पर बैठा उस गन को ही एकटक देख रहा था। और उसके सामने एक आदमी, जिसे शायद बहुत मारा गया था। उसके शरीर पर, चेहरे पर हर जगह चोटों के निशान थे। उसने अपने हाथ जोड़ रखे थे और चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। उस कैबिन में उन दोनों के अलावा भी अर्पित, निर्भय का बॉडीगार्ड राका और उसका असिस्टेंट दैनिक, तीनों खड़े थे। राका के पीछे उसके कुछ और साथी खड़े थे जिन्होंने उसी की तरह पूरे काले कपड़े पहन रखे थे। निर्भय ने अब नजरें उठाकर उस आदमी को देखा और सरकास्टिक वे में कहा, मेरी तरफ आंख उठाकर देखने वालों की मैं आंखें निकाल लेना पसंद करता हूं और तुमने तो मुझे एक लड़की के साथ सोने पर मजबूर किया है। उस आदमी से कुछ बोला नहीं जा रहा था। डर की वजह से उसकी आवाज उसके गले में ही बंद हो गई थी। निर्भय ने अब अपनी जगह से उठते हुए कहा, पता है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो निर्भय नोमानी को अपने इशारों पर चला सके, पर तुमने ये किया है, और जो ये करता है वो मेरे लिए बहुत प्यारा हो जाता है। मैं उस इंसान को फिर भगवान के हवाले छोड़ देता हूँ, ताकि उसे कभी कोई और दिक्कत ना हो। उसकी आंखों में वो गुस्सा, उसकी वो खतरनाक आवाज और उसका डरावना ओरा किसी को भी खड़े खड़े जान ले लेने की ताकत रखता था। निर्भय उस आदमी के पास आया। उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने करीब किया और उसके कान में धीरे से कहा, गोड को मेरा हाय बोलना। और उसने एकदम से उसके सीने पर गोली चला दी। गन पर साइलेंसर लगा था, इसलिए आवाज नहीं आई, और दूसरे ही पल वो आदमी जमीन पर ढेर। निर्भय ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, अपने हाथ साफ किए और वो रुमाल उसी आदमी के ऊपर फेंकते हुए कहा, उस लड़की की क्या खबर है? उसकी बात सुन दैनिक ने जल्दी से बोलना शुरू किया, बॉस, वो लड़की मुंबई से बिलोंग करती है, मेडिकल स्टूडेंट है और यहाँ बस एक इवेंट के लिए आई थी और रात को फंस गई थी शराब के नशे में। इसके अलावा उस लड़की का मल्हार या उसके गोलों से कोई लेना देना नहीं है। निर्भय ने अपनी चेयर पर बैठे हुए ही बिना किसी भाव के कहा, जो भी हो, मदद की है उसने मेरी, और निर्भय नोमानी को किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। क्लियर इट? दैनिक ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही निर्भय ने राका की तरफ देखा। उसने भी हाँ में सिर हिलाया और उस आदमी की बॉडी को वहां से ले गया और वो जगह बिल्कुल ऐसे साफ करा दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ दूसरी तरफ पलक अब काफी हद तक शांत हो चुकी थी और मितू ने भी उसे समझा दिया था कि अब वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। वैसे भी वो लोग शाम को वापस मुंबई जा रहे हैं और वहां जाने के बाद तो वैसे भी सब खत्म, तो पलक को भी ये सब भूल जाना चाहिए। पलक ने भी उसकी बात मान ली। दोनों अपना सामान पैक करने लगी और इतने में रूम पर किसी ने बेल किया। मितू ने दरवाजा खोला तो ये एक आदमी था। ऐसे अनजान शख्स को देख मितू घबरा गई। उसे लगा कहीं यही तो वो आदमी नहीं जिसने पलक के साथ वो सब किया। पर अगले ही पल पलक पीछे से आते हुए बोली, कौन है मीतू? उस आदमी ने जैसे ही पलक को देखा तो बोल गया, पलक शेखावत। पलक और मितू ने एक दूसरे को देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया तो उस आदमी ने कहा, जी मुझे यहाँ निर्भय नोमानी ने भेजा है। पलक ने असमंजस में पूछा, कौन निर्भय नोमानी? उस आदमी ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो पलक ने हाँ कह दिया। उसके बाद उसने पलक के सामने आकर कहा, जी मेरा नाम दैनिक जायसवाल है। मैं मिस्टर निर्भय नोमानी का पीए हूँ। कल रात नशे में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूँ। उन्हें किसी ने ड्रग्स दी थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ वो सब किया, पर वो इसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये आपके लिए दिया है। पलक को उसकी बात समझ नहीं आई सिवाय इसके कि कल जिस किसी के भी साथ उसने रात बिताई थी वो कोई निर्भय नोमानी था।
पलक ने दैनिक के हाथ से वो लिफाफा लिया और उसे खोल कर देखा तो उसमें 3-4 ब्लैंक चेक थे। पलक ने हैरानी से दैनिक की तरफ देखा तो उसने काफी अदब के साथ कहा, इसमें आप जितना भी अमाउंट भरना चाहते भर सकती हैं। पलक कुछ पलों तक तो हैरानी से उसको देखती रही और अगले ही पल एक खींचकर थप्पड़ जड़ दिया उसने दैनिक के गाल पर और वो चेक उसके मुंह पर मारते हुए बोली, पता है, ये थप्पड़ मुझे तुम्हें नहीं, तुम्हारे सर को मारना चाहिए था, जिसकी इतनी गिरी हुई सोच है कि वो हर चीज की कीमत लगा सकता है। वो बहुत गुस्से में लग रही थी, फिर भी आंखों के कोरे भीग चुके थे। उसने वैसे ही कहा, अगर तुम्हारे सर हर चीज की कीमत अदा कर सकते हैं ना, तो कहो उनसे कि मुझे मेरी वर्जिनिटी वापस लौटाए, कहो उनसे कि मुझे मेरी इज्जत वापस लौटाए। ये कागज के चंद टुकड़ों से मुझे मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत, मेरी वर्जिनिटी वापस नहीं मिल सकती। क्या ये दे सकते हैं तुम्हारे सर मुझे? नहीं ना? तो निकल जाओ यहां से, और आज के बाद कभी शकल नहीं देखना चाहूंगी मैं तुम्हारी या तुम्हारे बॉस की। उसने दैनिक को वो चेक वापस थमाते हुए उसे कमरे से जाने को कहा। दैनिक क्या ही कर सकता था, सो चुपचाप चला गया वहां से। पलक एक बार फिर रोने लगी। मितू ने उसे चुप कराया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और खाना खाकर सब लोगों के साथ मुंबई के लिए वापस निकल गए। यहाँ दैनिक ने आकर डरते हुए निर्भय को सब बताया, पर निर्भय एकदम शांत था और उसकी ये खामोशी सबके दिलों में और ज्यादा डर बढ़ा रही थी। पर निर्भय ने कुछ नहीं कहा और उठकर वहां से चला गया। चैप्टर 4, पलक बेंगलुरु में। 2 महीने ऐसे ही बिता चुके थे। निर्भय अपने काम में बिजी हो गया था तो दूसरी तरफ पलक भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह खोई रहती थी। इस बीच निर्भय ने एक भी बार पलक का नाम नहीं लिया था। निर्भय की बात करूं तो हाँ, वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग था क्योंकि उसकी लाइफ भी बाकी लोगों से अलग थी। निर्भय के पास आज जो कुछ भी था वो सब उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। वो कोई सोने का चम्मच हाथ में लेकर पैदा नहीं हुआ था। उसकी फैमिली में उसका एक भाई और उसके पापा थे। वही उसकी दुनिया, वही उसकी जिम्मेदारी और वही उसके अपने थे। निर्भय छोटा था जब एक एक्सीडेंट में उसके पापा ने चलने की ताकत खो दी। उनका आना शरीर पैरालाइज्ड हो गया। उसके बाद उसकी माँ ने उन लोगों को ये कहकर छोड़ दिया कि वो ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकती, उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं बने रहना। तब निर्भय टूट सा गया था और तब उसके समझ में एक बात आई थी कि पैसा है तो सब तुम्हारे अपने हैं और अगर पैसा नहीं तो कोई भी तुम्हारा नहीं होता। उसके बाद उसने खुद अपने कदम बढ़ाए और आज उसकी कड़ी मेहनत का फल है उसकी ये कंपनी NNN। निर्भय आज भी जब किसी को देखता है और कोई उसे कहता है कि मैं कमजोर हूं या मजबूर हूं तो नफरत होने लगती है उसे उस शख्स से, क्योंकि उसने जिस हाल में कदम बढ़ाए थे उसके आगे ये मौकापरस्त लोगों की मजबूरी कुछ भी नहीं है। वो शख्स है बेहद शख्स, उसे गुस्सा भी बहुत आता है, पर अपने भाई और पापा के सामने बस एक बेटा और बड़ा भाई बन जाता है निर्भय। उसने पलक को याद भले ही ना किया हो पर दिमाग भुला नहीं था एक किरदार को, जो उसकी माँ से बिल्कुल अलग थी, जहां वो औरतों से नफरत करता था कि सब पैसों के लिए ही करीब आती है। वही पलक ने बिना उससे मिले उसके दिमाग में औरतों के किरदार को लेकर एक अलग छाप छोड़ दी थी। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में पलक टेंशन में थी, उसके पीरियड स्किप हो गए थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये उस रात की वजह से ही ना हुआ हो। मितू ने उसे किट लाकर दी और जब चेक किया तो हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव था, पलक प्रेग्नेंट थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अभी तो उसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी, उसकी पढ़ाई, उसका सपना, सब कुछ, पर अब क्या। मितू ने उसे अबॉर्शन के लिए जैसे तैसे करके मनाया। पलक अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, पर फिर भी मितू उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गई। पर किस्मत को भी शायद कुछ और ही मंजूर था। अच्छे से चेकअप कराने के बाद और सारी रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि पलक की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है। अगर वो अबॉर्शन कराती है तो उसकी जान को भी खतरा है। दो ही तरीके हैं, या तो किसी तरह उसका मिसकराज हो जाए या फिर वो इस बच्चे को जन्म दे। मितू को ये भी सही लगा। उसने दवाइयां ले ली जिससे अपने आप मिसकराज हो जाता। दोनों वापस हॉस्टल चली आई। मितू ने पलक को वो दवाइयां देते हुए कहा, देख पलक, जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं पर भी तेरी कोई गलती नहीं थी, तो फिर इस गलती की सजा भी तू नहीं भुगतेगी, समझी? अब ये दवाइयां टाइम पर ले लेना, कल मैं तुझे पपीता ला दूंगी।
पलक ने उसे कुछ भी नहीं कहा, उसे ये सब गलत लग रहा था। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर गलती तो इस बच्चे की भी नहीं थी ना। तो वो खुद सजा से बचने के लिए इस बच्चे से इसकी जिंदगी छीन ले। नहीं, ये वो और बड़ा गुनाह करने जा रही थी। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई, मितु भी सो गई। रात ऐसे ही बीती। सुबह जब मितु उठी तो कमरे में पलक नहीं थी, उसके बेड पर चिट्ठी पड़ी थी। मितु ने जल्दी से उसे उठाकर देखा तो उसमें लिखा था। मैं जानती हूँ जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए तू बहुत गुस्सा करेगी, पर मितु, गलती अगर मेरी नहीं है तो गलती तो मेरे बच्चे की भी नहीं है ना। मैं कैसे इसे मार दूं? माफ कर दे मुझे, पर मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती। इस बच्चे को मैं पाल लूंगी, कैसे भी करके, पर फिलहाल बस एक बार उस इंसान से मिलना चाहती हूँ जिसका ये बच्चा है। बस एक बार उस इंसान को देखना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि उसका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस उससे एक बार मिलकर परसों तक वापस आ जाऊंगी। तू फिक्र मत करना, बस यहाँ सब संभाल लेना। पलक। ये चिट्ठी पढ़कर तो जैसे मितु को दिमाग घूम रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये लड़की भी ना प्रॉब्लम्स को खुद अपने ऊपर लेती है। ठीक है, अगर नहीं गिराना था बच्चा तो बोल देती। उस इंसान से मिलने जाने की क्या जरूरत थी? वो अच्छा इंसान बचा तो ठीक है, पर अगर वो बुरा हुआ तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परसों तक इंतजार करना ही पड़ेगा। पर अगर तब तक वो नहीं आए तो ये निर्भय नोमानी जो कोई भी है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ ट्रेन में पलक बैठी यही सोच रही थी, क्या करेगी वो? कैसे संभालेगी इस बच्चे को? उसके करियर का क्या होगा? और वो इंसान, वो कैसा होगा? अगर उसने कुछ गलत समझ लिया तो? या इस बच्चे को मांग लिया तो? तब पलक क्या करेगी? पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। वो देगी ही नहीं, वो बताएगी ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। पहले वो उस इंसान से मिलेगी, देखेगी। अगर वो कोई अच्छा इंसान हुआ तभी वो उसे बताएगी कि ये बच्चा उसका है, वरना वो भले ऐसे ही वापस चली आएगी। यही सब सोचते हुए पलक टेंशन में थी कि उसके पास बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, बेटा तुम बेंगलुरु में ही रहती हो? पलक ने उन अंकल को देखा। हाँ, दोनों ने साथ में ही तो बेंगलुरु की टिकट ली थी। पलक ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं अंकल, मैं तो वहां बस किसी से मिलने जा रही हूँ। उन अंकल ने फिर पूछा, अच्छा, तुम्हारे रिश्तेदार हैं वहां? मेरा भी परिवार वही रहता है, यहाँ अपने दोस्त के पोते की शादी थी तो बस आया था। पलक ने फिर से मुस्कुराकर जवाब दिया, जी नहीं अंकल, मेरा बेंगलुरु से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस वहां एक काम से जा रही हूँ। वो काम होते ही परसों वहां से वापस निकल जाऊंगी। उसकी प्यारी सी मुस्कान देख वो अंकल बोले, बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? पलक ने मुस्कुरा कर कहा, पलक। उन्होंने खुश होते हुए कहा, पता है मेरी पोती भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, उसका नाम भी तुम्हारे नाम जैसा ही है, झनक। ये नाम सुन पलक एक पल को कुछ सोचने लगी, फिर मुस्कुरा दी और पूछा, अच्छा, और आपका नाम क्या है? उन्होंने बड़े ही गर्व के कहा, मेरा नाम प्रताप देसाई है। पलक ने फिर कुछ नहीं कहा। प्रताप जी ने फिर पूछा, अच्छा तुम्हारा काम क्या है बेटा? मैं बेंगलुरु में सबको जानता हूँ और सब मुझे, हमारी साड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम है बेंगलुरु में। पलक ने अब कहीं खोकर कहा, किसी से मिलने जा रही हूँ अंकल। प्रताप जी ने अनायासी पूछा, किससे? पलक ने छोटा सा जवाब दिया, निर्भय नोमानी। जैसे ही उन्होंने ये नाम सुना वो जरा हैरान होकर बोले, तुम उस इंसान को कैसे जानती हो? पर ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, आप उन्हें जानते हैं? प्रताप जी ने अब शांति से कहा, उसे कौन नहीं जानता? बेंगलुरु का सबसे बड़ा इंसान कह लो। मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह कह लो, पर बहुत सख्त है और खतरनाक भी, सुना है घमंडी भी है। और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड माफिया से कनेक्शन है उसके, कई मर्डर किए हैं उसने। खैर ये बातें कभी साबित तो नहीं हुई, बस लोगों के मुंह से सुनी बातें ही है, पर पता नहीं। पलक उनकी बातें सुन हैरान रह गई। क्या सच में जिस इंसान से मिलने जा रही है वो इतना खतरनाक है? अगर ऐसा है तो वो उस इंसान को ये तो नहीं बता सकती कि उसका बच्चा पलक की कोख में है? और अचानक पलक को याद आया, कैसे उसने पैसे भेजे थे पलक को। पलक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अभी कोई स्टेशन आया था जिस वजह से ट्रेन रुकी हुई थी।
और पलक तुरंत उतर गई। वो नहीं जा सकती बेंगलुरु, कभी नहीं। वो एक माफिया को अपने बच्चे के पास भी नहीं आने देगी। पलक को बहुत टेंशन हो रही थी और अचानक ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगला दिन पलक की आंख खुली तो उसने देखा ये हॉस्पिटल था और वो बेड पर लेटी हुई थी। उसने अपने पास देखा तो एक शख्स उसके पास बैठा फाइल पर साइन कर रहा था। शायद, पलक ने धीमी आवाज में कहा। सुनिए। उस शख्स ने पलक की आवाज सुन अपने चेहरे के आगे से वो फाइल हटाई। ये कोई और नहीं, निर्भय था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। पलक ने अपने आसपास देखते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? और आप कौन है? निर्भय ने उस फाइल को साइड में रखते हुए पलक को एक नजर देखा और फिर कहा, तुम बेंगलुरु में हो। तुम्हें यहाँ लाने वाला इंसान मेरा असिस्टेंट दैनिक था, जो उसी ट्रेन में था जिस ट्रेन में तुम थी। पलक ने हैरानी से कहा, मैं बेंगलुरु में हूँ, पर मैं तो। उसने कुछ सोचते हुए कहा, पर आप कौन हैं? पलक का सवाल सुन निर्भय ने अजीब तरह से अपने होठों के कोनों को मोड़ा और उसके बोलने से पहले ही दैनिक ने अंदर आते हुए कहा, सर गाड़ी तैयार है। पलक ने जैसे ही दैनिक को देखा उसने तुरंत उसे पहचान लिया। हाँ, ये वही शख्स तो था जो उसके लिए वो चेक लेकर आया था अपनी बॉस की तरफ से। उसने एकदम से निर्भय की तरफ देखा। हाँ, ये था निर्भय नोमानी, उसके बच्चे का बाप, जिससे मिलने वो बेंगलुरु आना चाहती थी। पलक को नजराने क्यों उससे डर लग रहा था, शायद जो उसने सुना उसकी वजह से। और निर्भय को भी ये महसूस हो रहा था। उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, डोंट वरी मिस पलक, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपसे बेहोश हो गई थी। दैनिक आपको पहचानता था इसलिए हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं, 2 महीने से। पलक अब भी डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। निर्भय ने जो कहा इसका साफ मतलब था कि उसे पता चल चुका है कि पलक के कोख में पल रहा बच्चा निर्भय का ही है। चैप्टर 5 प्रेजेंट बेंगलुरु, रिवा हॉस्पिटल। पलक डरते हुए एकटक निर्भय को देख रही थी। उसने मुश्किल से अपने हलक से आवाज निकालते हुए कहा, माँ, माँ, मुझे जाना है माँ। मैं तो यहाँ बस काम से आई थी। मुझे मुझे जाना है। उसकी ऐस बड़ी ई हालत देख निर्भय के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। उसने अपने उसी अंदाज में कहा, पर आपने तो बेंगलुरु की जमीन पर कदम भी नहीं रखा है। आपको तो हॉस्पिटल दैनिक लाया है। आधे में उतर गई थी ना? पलक ने दैनिक को देखा जो सिर झुकाए आराम से खड़ा था। पलक को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछते हुए कहा, वो मेरी दोस्त को मेरी जरूरत है, तो मुझे जाना होगा। मेरा काम जरूरी नहीं है। पर मेरा बच्चा तो जरूरी है, निर्भय एकदम से बोला तो पलक हैरान रह गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी तो निर्भय ने सख्त लहजे में कहा, मिस पलक शेखावत, उम्र 20 साल, मेडिकल स्टूडेंट, बेंगलुरु में एक इवेंट के लिए आती है। गलती से एक रात किसी अनजान के साथ बिताती है और चुपचाप चली जाती है। और 2 महीने बाद वो वापस बेंगलुरु की ट्रेन में चढ़ती है उस इंसान का बच्चा अपनी कोख में लेकर। पर जब वो इंसान सामने है तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। पलक अपलक उसे देखती रह गई। सच में उसके बोलने का तरीका, उसकी आवाज और उसकी आंखें, तीनों जब एक साथ सामने हो तो कोई भी डर से कांपने लगे। और पलक को भी इस वक्त उससे बहुत डर लग रहा था। पर फिर भी उसने हिम्मत करके उसे समझाते हुए कहा, देखो, ये बच्चा मेरा है। मैं तो बस जानना चाहती थी कि इसके पिता है कौन, और बस इसलिए मैं यहाँ आई थी। पर यकीन करो मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर। तुम्हें कभी भी मुझसे या मेरे बच्चे से दिक्कत नहीं होगी। मैं गलत समझ लिया है तुमने निर्भय नोमानी को। निर्भय उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला तो पलक चुप हो गई। और अब निर्भय ने कहा, जो मेरा नहीं होता मैं उसे देखना तक पसंद नहीं करता, पर जो मेरा है मैं उसे अपना बनाए बिना दम नहीं लेता। ये बच्चा मेरा है, और तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, आई डोंट केयर। मुझे बस ये बच्चा चाहिए, और तुम्हें मुझे मेरा बच्चा देना होगा। पलक आवाक सी बस उसे देखती रह गई। इसी चीज का तो उसे डर था, और यही हुआ। उसने निर्भय जैसे इंसान से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा था वो उससे यहाँ से चले जाने को कहेगा, पर निर्भय ने तो उससे बच्चा मांग लिया था। उसे इतनी हैरानी से खुद को देखता देख निर्भय ने बेफिक्री से कहा, क्या? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
मेरा बच्चा तुम्हें मुझे देना ही होगा, चाहो तो मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता हूँ, बोलो क्या चाहती हो। बोलते बोलते उसका अंदाज बदलकर शांत हो गया था। पर उसकी ये पैसों वाली बात सुन पलक को एक बार फिर उस पर बहुत गुस्सा आया। हाँ, उसने बिल्कुल सही सोचा था सबसे पहले निर्भय के बारे में। इस इंसान को हर चीज की कीमत लगाना आता है, हर चीज को पैसों में तोलता है ये इंसान। पलक ने अपने पेट पर हाथ रखा और बस हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख निर्भय के चेहरे पर फिर वही घिन भरी स्माइल आ गई और उसने अपने मन में कहा, आखिरकार तुम्हारा रूप सामने आ रहा है। तब पैसे नहीं लिए ना सही, इस बार उससे भी ज्यादा लेकर जाओगी। सच में एक औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ग्रेट, निर्भय ने बस इतना कहा और वहां से बाहर चला गया। उसने दैनिक को बिल पे करवाया और खुद किसी से फोन पर बात करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद जब वो कमरे में वापस गया तो वहां कोई नहीं था। निर्भय ने अपनी नजरें घुमाकर पूरे कमरे को देखा, पलक वहां कहीं नहीं थी और बेड पर एक चिट्ठी पड़ी थी। निर्भय ने उस कागज के टुकड़े को उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, मिस्टर निर्भय नोमानी, माफ कीजिएगा। आपको आदत होगी हर चीज को पैसे से खरीदने की, पर मैं हर चीज की कीमत नहीं लगाती। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पर ना मैंने खुद को बेचा था ना अपने बच्चे को बेचूंगी। मेरी गलती थी जो मैं आपसे मिलना चाहती थी, पर अब जा रही हूँ। निर्भय का चेहरा सख्त हो गया। उसने उस कागज को अपनी मुट्ठी में मोड़कर फेंकते हुए दैनिक को पुकारा, दैनिक। दैनिक एकदम से भागकर अंदर आया तो निर्भय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ढूंढो उस लड़की को, मुझे वो मेरे सामने चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो तुम इस दुनिया में नहीं मिलोगे। दैनिक ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और तुरंत भागकर बाहर चला गया। प्रेजेंट फ्लैशबैक ओवर। 2 महीने बाद आज का दिन। पलक रोते रोते वही जमीन पर ही सो गई थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पर थी। उसने अपने सिर को हल्का दबाया, उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था और ऐसे ही वो बोली, मैं बेड पर कैसे आई? कि उसके कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी, ऑफ कोर्स माय हॉट, मेरे अलावा किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें छू ले। पलक ने नफरत से उसे देखा, उसने अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए कहा, घिन आती है मुझे खुद से जब मैं सोचती हूँ कि वो इंसान तुम हो जिसके साथ मैंने। छी। निर्भय पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने होठों के कोनों को हल्का सा मोड़ते हुए कहा, हाँ बट अब सच कुछ और है। इनफैक्ट एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, रेडी हो जाओ। पलक ने उसे घूरकर देखा तो निर्भय ने अपना चेहरा सख्त कर कहा, मुझे एक बात दोहराने की आदत नहीं है, और ये चीज तुम रात को देख चुकी हो। अब अगर नहीं चाहती कि मैं अपनी बात तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊं तो रेडी हो जाओ। उसके इतना बोलते बोलते 2 मैड वहां अपने हाथों में पेपर बैग्स लेकर आए तो निर्भय ने उन्हें पलक की तरफ इशारा किया, दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे के अंदर चली आई। निर्भय ने अब पलक की तरफ देखकर कहा, सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। इतना बोल वो कमरे से बाहर चला गया और पलक एक बार फिर खुद की किस्मत को कोसने लगी कि आखिर क्यों उसे निर्भय से ही मिलना था। चैप्टर 6 कंट्रैक्टेड वाइफ बेंगलुरु। उन दोनों मैड ने मिलकर पलक को तैयार किया और उसे नीचे ले आए। जब वो नीचे आए तो नीचे एक वकील खड़ा था, काला कोट पहने। उनके अलावा वहां वही लोग थे जिन्हें पलक पहले भी देख चुकी थी, राका, दैनिक। हाँ, वो अर्पित से अभी वाकिफ नहीं थी क्योंकि अर्पित ने भी उसके बारे में दैनिक से जाना था। वो दोनों अब तक एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। उसे देख पलक ने उसे नहीं पहचाना, बस इतना याद था कि कल रात को वो यही मौजूद था और वही कई सारे बॉडीगार्ड्स अंदर बाहर थे ही। इन सब के बीच निर्भय कहीं नहीं था। पलक को नीचे लाएं और उसे सोफे पर बैठाया गया। सबकी नजर उस पर ही थी और पलक को न जाने क्यों पर नेगेटिव वाइब आ रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। और इतने में कदमों की आहट आने लगी। सबने उस तरफ देखा तो ये निर्भय था। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना था और वो सच में बेहद हैंडसम लग रहा था अपने उस डैशिंग लुक में। उसने बाल जेल से सेट कर रखे थे, पैरों में ब्लैक शूज, कलाई पर घड़ी और चेहरे पर एटीट्यूड। सच में फुर्सत से बनाया था उसे ऊपर वाले ने। सबकी नजरें उस पर ही ठहरी हुई थी और उसने नीचे आते हुए पलक की तरफ देखा
पलक भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने रेड एंड केसरी या रंग की साड़ी पहन रखी थी, बालों का मेसी बन और कानों में बड़े इयररिंग्स तो काफी खूबसूरत लग रहे थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और माथे पर लाल छोटी सी बिंदी, इस ट्रेडिशनल लुक में वो गजब ढा रही थी। निर्भय ने नीचे आकर अब उसके सामने खड़े होते हुए कहा, शुरू करें। पलक को कुछ समझ नहीं आया कि निर्भय के कहने का मतलब क्या था। वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। इतने में पास खड़ा वो वकील पलक के सामने कुछ पेपर्स लाते हुए बोला, मैम आप यहाँ साइन कीजिए। पलक ने एक बार उस वकील को फिर उन पेपर्स को देखा। उसने निर्भय की तरफ देखा तो वो बेफिक्री से अपनी पॉकेट में हाथ डाले आराम से खड़ा था। पलक ने उन पेपर्स को हाथ में लेते हुए निर्भय की तरफ देखकर पूछा, ये क्या है? और मुझे ऐसे रेडी करके इन पेपर्स पर साइन करने के लिए बुलाया है तुमने? निर्भय ने उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना उस लॉयर की तरफ इशारा किया तो उसने बोलना शुरू किया, मैम मेरा नाम सचिन सुकेतु है और मैंने मिस्टर नोमानी के कहने पर ये पेपर्स बनाए हैं, जिनमें लिखा है कि आप 1 साल के लिए यानी मिस पलक शेखावत मिस्टर निर्भय नोमानी से 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही है, इनके बच्चे को जन्म देने के लिए। सचिन की बात सुनकर तो पलक के जैसे होश ही उड़ गए। उसने हैरानी से निर्भय को देखा पर उसके चेहरे पर एक लकीर नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सचिन ने बोलना जारी रखा और कहा, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप 1 साल तक मिस्टर नोमानी के साथ उनकी वाइफ बनकर रहेंगी। 1 साल के अंदर अंदर ही उन्हें बच्चा पैदा करके देंगी और इस पूरे 1 साल आप उनकी हर बात मानेंगी, जैसे वो चाहेंगे वैसे चलेंगी। बदले में 1 साल बाद मिस्टर निर्भय नोमानी आपको मुंबई में एक बंगलो और 100 करोड़ रुपए के साथ डिवोर्स दे देंगे। जैसे जैसे सचिन बोल रहा था वैसे वैसे पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। आखिरकार सच में निर्भय ने उसकी कीमत लगा ही दी थी। सचिन की बात खत्म होने के बाद पलक ने निर्भय की तरफ देखते हुए ही उन पेपर्स को अपने हाथों में लिया, पर साइन करने की बजाय उन्हें फाड़कर हवा में उछाल दिया। निर्भय उसे शख्स भाव लिए देख रहा था। और पलक ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए गुस्से में तिलमिलाते हुए और अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मिस्टर निर्भय नोमानी, तुम जो कोई भी हो या खुद को जो कोई भी समझते हो, आई डोंट केयर, मैं तुम्हें अपना बच्चा कभी नहीं दूंगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें कभी अपने बच्चे के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी, क्योंकि तुम जैसा इंसान बाप कहलाने के लायक नहीं है, तो अपने ही बच्चे की कीमत लगाए। पलक ने एक बार फिर अपने चेहरे पर लुढ़क आए उन आंसुओं को पोंछते हुए कहा, 1 साल की शादी की बात की है ना तुमने? 1 साल तो दूर की बात है, मैं एक पल ना रहूं तुम जैसे इंसान के साथ, जिसके लिए एक इंसान से ज्यादा उसके दिल से ज्यादा पैसे और दिल मायने रखती है। उद्धरण चिन्ह। पलक रोते हुए निर्भय को ही देख रही थी और निर्भय जिसके चेहरे के वो शांत भाव अब धीरे धीरे बदल रहे थे। उसने अपनी इविल तरीके से अपनी गर्दन टेढ़ी की और एकदम से पलक पर गन तान दी। पलक एकदम से अवाक रह गई। इनफैक्ट वहां खड़ा हर कोई, पर निर्भय ना, वो सबसे अलग सोच रखता है। उसने गन जो पलक के चेहरे पर पॉइंट की थी उसे नीचे लाते हुए पलक के पेट पर पॉइंट करते हुए कहा, मैं कैसा हूं ये मुझे दूसरे के मुंह से सुनने की आदत नहीं है, बट या आई एम नोट ए हीरो, तो मुझे अच्छा समझने की गलती करना भी मत। मैं बाजीगर हूं जो सिर्फ छीनना जानता है, हासिल करना जानता है। एंड नाउ, अगर ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता तो इसे इस दुनिया में आने का भी कोई हक नहीं है। पलक को पहले से ही निर्भय से डर लगता था, पर फिलहाल वो जैसे साइको की तरह बिहेव कर रहा था। पलक को उसके चेहरे को देखकर और ज्यादा डर लग रहा था। निर्भय एकटक उसके पेट को देख रहा था और ऐसे ही उसने गन लोड करते हुए कहा, पेपर्स लाओ। सचिन ने तुरंत बैग में से दूसरे पेपर्स निकालकर पलक के सामने कर दिए, पर पलक तो डर के मारे जैसे कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। और निर्भय ने ट्रिगर दबाते हुए कहा, अब या तो तुम साइन करोगी या ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उपज जाएगा। पलक की नजर उसके हाथ पर ही ठहर गई थी और जैसे ही उसने ट्रिगर से हाथ हटाया कि एक ही बार पलक बोली, मैं करूंगी साइन। गोली चलने की आवाज सुन सब हैरान रह गए। एक पल को तो सबने अपनी पलकें भींच ली। पलक खुद डर गई थी, पर जब उसने आंखें खोली तो गोली तो चली थी, पर वो गोली उसे नहीं लगी बल्कि उसके पीछे रखे वास को लगी। पलक ने अपनी डरी हुई नजरों से उसे देखा। उसकी सांसें भी बढ़ गई थी, पर निर्भय पर जैसे कोई असर ही ना हो। वो पत्थर का तो नहीं था कि उसे कुछ महसूस ही ना होता हो। निर्भय ने बिना किसी भाव के सचिन को देखा।
उसने जल्दी से पलक को पेन दी और पेपर्स पर साइन करने का इशारा किया। पलक ने बेमन से वो पेन लिया। उसने एक बार उस पेपर को देखा, फिर निर्भय को, जो अभी टस से मज नहीं हुआ था। पलक की आंखों में आंसू थे। उसने बिना अपनी मर्जी के, ना चाहते हुए भी उन पेपर्स पर साइन किए। सचिन ने अब वो पेपर्स निर्भय को दिखाए। हाँ, यहाँ दोनों के साइन थे। निर्भय के तो पहले से थे ही, पर अब पलक के भी थे। उन पेपर्स को देखने के बाद निर्भय ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, कांग्रेचुलेशन मिसेज पलक नोमानी, आप 1 साल के लिए निर्भय नोमानी की कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ बन चुकी है। निर्भय को इस बात का कोई गम नहीं था कि वो क्या करने जा रहा था। बजाय इसके वो खुश था कि पलक को उसने आखिरकार खुद से बांध ही लिया, और पलक हैरानी से बस उसे देख रही थी। क्या कहें वो इस इंसान से, जो जिस बच्चे के लिए लड़ रहा है कुछ देर पहले उसी को मारने वाला था। इंसान नहीं हो सकता ये। पलक को नफरत हो रही थी निर्भय से। उसने खामोशी से निर्भय को देखते हुए सोचा, आज भले ही मैं हार चुकी हूं, भले ही तुमसे बंध चुकी हूं, पर वादा रहा मेरा मेरे बच्चे से, इस पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। क्योंकि ये इंसान ना परिवार के लायक है ना प्यार है, ये सिर्फ नफरत के लायक है जिससे बस नफरत की जाए। चैप्टर 7 डील बेंगलुरु ब्लेक विला, वो घर जहां अभी निर्भय और पलक थे, में पलक ने निर्भय के चेहरे पर वो जंग जीतने वाली खुशी देखकर कहा, मैं तुम्हें ये बच्चा देने को तैयार हूं, पर मेरी भी 2 शर्तें हैं। जैसे ही निर्भय ने उसकी बात सुनी, उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई, और उसने अपने आसपास खड़े सब लोगों को हाथ से ही बाहर जाने का इशारा किया, तो सब वहां से चले भी गए। अब वहां सिर्फ निर्भय और उसके सामने पलक थी। निर्भय ने अब बार, जो वही हॉल में एक तरफ था, वही जाकर एक ग्लास में अपने लिए शराब निकालकर उसे लेकर एक सोफे पर बैठते हुए कहा, बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी। उसने शराब के प्याले से एक सीप ली। पलक ने बिना उसकी ओर देखे दूसरी तरफ नजर करते हुए कहा, भले ही मैंने तुमसे शादी की है, पर तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरे करीब नहीं आओगे। निर्भय ने फिर से एक सीप लेते हुए कहा, मैं वही करता हूं तो मेरा मन चाहता है। पलक को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी उसने गुस्से का घूंट पीकर कहा, तुम मुझे पढ़ाई करने से नहीं रोकोगे, इस 1 साल में मेरी पढ़ाई खराब नहीं होगी। निर्भय ने अपनी आंखें रोल की और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हम्मा, वेल, तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, बट पहली शर्त के लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात सुन पलक अवाक होकर उसे देखने लगी। क्या मतलब था उसका? क्या करने वाला था वो उसके साथ? पलक ने उसकी बात को साइड किया और अपनी बात आगे कही, मैं मुंबई वापस जाना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई मिस हो रही है। निर्भय ने एक और सीप लेते हुए कहा, पर पढ़ाई के लिए तुम्हें मुंबई जाने की क्या जरूरत है, वो तो यहां भी हो सकती है। पलक ने अपने दांत बींचते हुए कहा, मेरा कॉलेज है वहां, और मैं पढ़ती हूं वहां, समझे। निर्भय ने अब एक डेविल स्माइल के साथ कहा, बात पढ़ाई की हुई थी, मुंबई जाने की नहीं। फिर भी अगर जाना है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। पलक उसे सवालिया नजरों से देखने लगी और बोली, क्या मतलब, तुम्हें अपना बच्चा दे रही हूं, इसके बाद क्या दूं तुम्हें। और मैं मुंबई नहीं जाऊंगी तो कॉलेज कैसे जाऊंगी, अपनी पढ़ाई कैसे करूंगी। निर्भय ने उसकी बात सुन बिना उसे कोई रिप्लाई किए अपना फोन लिया, किसी को मैसेज टाइप किया और फिर पलक की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, हर चीज डील से शुरू होती है और डील पर खत्म, और मैं वही डील करता हूं जिसमें मेरा फायदा हो। तुम्हें जिंदा छोड़ा है मेरा फायदा, मुझे मेरा बच्चा मिलेगा। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पढ़ाई करने दूं, तो इसके बदले भी मुझे कीमत देनी होगी। मैं तुम्हें पढ़ाई करने दूं, इसमें मेरा फायदा क्या है। पलक उसकी बात सुन चुप हो गई। उसे अब तक ये बात तो समझ आ गई थी कि निर्भय के जाल से निकलना इतना आसान नहीं है। उसे बड़ा सब्र से काम लेना होगा। अगर उसने कोई भी गलती की तो या तो वो अपने बच्चे को खो देगी या निर्भय के हाथों अपनी जान। यहाँ ये था नोमानी मैंशन, पूरा सफेद, अंदर की सजावट से लेकर बाहर की दिलवालों तक सब कुछ सफेद रंग में रंगा हुआ। ये घर सच में बेहद खूबसूरत लग रहा था। इस घर के अंदर हर चीज, चाहे फर्नीचर हो या शोपीस या होम डेकोरेशन हो, सब कुछ ज्यादातर सफेद रंग में था और काफी कीमती था। घर काफी बड़ा था, बाहर उतना ही बड़ा गार्डन, और घर के सामने रखी वो हर तरह की गाड़ियां। एक तरह से कहा जा सकता था कि ये घर बेंगलुरु का सबसे खूबसूरत और महंगा घर था। घर के बाहर गोल्डन नेम प्लेट पर लिखा था,
नोमानी मैंशन, और अंदर एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, नियम। नियम वापस आओ, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। पर वो लड़का बेफिक्र सा घर से बाहर निकला और उन सारी गाड़ियों को छोड़ एक बुलेट बाइक पर सवार होकर वहां से निकल पड़ा। वो घर की मेड थी, उसने अपना यूनिफॉर्म पहन रखा था, और उस लड़के को ऐसे जाता देख उसका चेहरा उतर गया और वो बड़बड़ाने लगी, पता नहीं सर ने क्या सोचकर इनका नाम नियम रखा है। हर नियम तो बस तोड़ते ही है, इन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये निर्भय बाबा के भाई हैं। हाँ, ये थी इस घर की हेड केयरटेकर, नाम था बबीता बिरला। उनकी उम्र 50-55 के करीब होगी, पर आज भी तैयार रहने का और फ्लर्ट करने का जज्बा कम नहीं है। दिखने में तो अभी ये अपनी उम्र से कई जवान लगती थी, पर निर्भय और नियम को बहुत प्यार करती थी। और वो जो भागा वो था नियम नोमानी, निर्भय नोमानी का छोटा भाई और निवेद नोमानी का छोटा बेटा। घर में सबका लड़का और अपने भाई से बिल्कुल अलग। जहां निर्भय एक सख्त और खामोश मिजाज इंसान है, वहीं नियम मस्तमौला और मजाकिया अंदाज में रहता है। और मजाल है जो जनाब ने आज तक कोई भी नियम निभाया हो, बस नाम के नियम है, वरना इनकी हॉबी है रूल्स ब्रेक करना। यहाँ दूसरी तरह देसाई निवास में एक लड़की फटाफट घर से निकली, उसकी मम्मी उसका टिफिन लेकर दौड़ते हुए उसके पीछे आए, पर तब तक वो जा चुकी थी। उसे देख उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेचारी मेरी बच्ची दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, भगवान इसकी मदद करे। वो वापस अंदर चली गई, और ये लड़की बाहर ऑटो में बैठी अपनी फ्रेंड के साथ निकल गई। ये थी झनक, तीखे नैन नक्श, और वैसी ही आदत गुस्सिल और तीखी, एक तरह से गुनरी कह लो। लड़की थी पर जोर इतना कि लड़के भी उसके सामने न बोल पाए। अपने ग्रुप की लीडर थी वो, और कॉलेज में आए बस 15 दिन हुए थे, पर कॉलेज में भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो झनक से पंगा ले ले। चैप्टर 8 फोर्स्ड इंटिमेसी, बेंगलुरु, ब्लेक विला। पलक ने अपनी आंखें बंद की, खुद को शांत किया, और फिर आंखें खोलकर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, ठीक है, कहो क्या चाहते हो मुझसे। निर्भय अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर उसके इर्द गिर्द घूमकर उसे देखा, और फिर उसके पीछे पहुंचकर धीरे से उसके कान में कहा, तुम। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निर्भय उसके सामने आया। पलक ने लड़खड़ाती जबान में कहा, तुम मतलब मैं कुछ समझी नहीं। निर्भय ने उसकी बात सुन इविल स्माइल के साथ कहा, यू आर माई वाइफ, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने बीवी होने के फर्ज अदा करती रहो, जो तुम चाहोगी वो होता रहेगा। पलक ने फिर वैसे ही पूछा जैसे। तो निर्भय ने अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक का एक सीप लेते हुए और ऐसे ही उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहने लगा, आपने पति की बात मानना, जो वो चाहे वैसे चलना और उसे खुश रखना। पलक ने अब उसे नफरत से देखते हुए कहा, और अगर मैं ये सब ना करूं तो तुम्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर यही लिखा है कि हम दोनों में से जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा उसे 150 करोड़ पेनल्टी देनी होगी और जेल तो जाना ही पड़ेगा। उसने वैसे ही जवाब दिया तो पलक तो बस उसके मुंह से अमाउंट सुनकर ही स्तब्ध हो गया थी। 150 करोड़, उसने इतने पैसे कभी सपने में भी नहीं देखे, वो ये देगी कैसे? और जेल, उसका पूरा करियर खत्म हो सकता है। पलक ने वैसे ही डर के कारण हकलाते हुए कहा, पर मैंने साइन नहीं किए। तुमने जबरदस्ती करवाए हैं, मैं भी केस कर सकती हूँ। उसकी बात सुन निर्भय ने व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा, हाँ, क्या करोगी? केस कर दो। यहाँ का कानून भी मैं हूँ और कायदा भी मैं, इसलिए कायदे में रहोगी फायदे में रहोगी। निर्भय का बोलते बोलते तरीका बदल गया था, उसका चेहरा सख्त हो चला था। पलक ने उसे देखते हुए लगभग रोते हुए कहा, तुम आखिर हो क्या? क्यों पीछे पड़े हो? मैं यहाँ आए तुम्हें पता चल गया कि ये बच्चा तुम्हारा है, इसलिए। अगर मैं बताती ही नहीं, यहाँ आती ही नहीं, तब क्या करते? निर्भय ने होंठों के कोनों को मोड़ते हुए कहा, किसे नहीं पता? मुझे क्या जानना है तुम्हें कि इन 2 महीनों में तुमने क्या किया या कहाँ गई? या ये जानना है कि अबॉर्शन नहीं हो पाया इसलिए अपने बच्चे के बाप को ढूंढने चली आई? उद्धरण चिन्ह। पलक उसकी बात सुन हक्की बक्की रह गई, उसे कैसे पता कि वो अबॉर्शन कराने गई थी? निर्भय ने अब शख्स आवाज में और हल्के गुस्से के साथ कहा, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूं,
तुम्हारे लिए किसी के साथ रात बिता लेना, अपनी वर्जिनिटी किसी के नाम कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इसे तो पेंसिल से की हुई गलती मानकर भूल जाती हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उस गलती को अबॉर्शन कराकर खत्म कर देती हो, जैसे इरेजर से सब गायब, है ना? पर अगर पेज फट गया, इरेजर गलती नहीं मिटा पाया, देन ढूंढो बच्चे के बाप को और थोप दो उस पर अपनी गलती, बस स्टोरी खत्म, और तुम भी तो यही करने आई थी ना? निर्भय की बातें सुन पलक को लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और आंखों से आंसू भी बहे जा रहे थे। निर्भय ने अब उसके सामने आकर कहा, बाय द वे, तुम्हें पता तो है ना कि ये बच्चा मेरा ही है। निर्भय की इस बात ने पलक का सब्र तोड़ दिया था। पलक ने एकदम से उसे थप्पड़ मार दिया। निर्भय का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने सिर उठाकर अपनी जलती आंखों से पलक को देखा। पलक 2 कदम पीछे हटी, पर उसने निर्भय को उकसाया था। निर्भय ने उसका आर्म पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने साथ कमरे में ले जाने लगा। पलक उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, बार बार उससे हाथ पर मारने लगी, पर निर्भय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कमरे में ले जाकर पलक को बेड पर धक्का दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ा। पलक पीछे पीछे सरकने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार निर्भय को रुकने के लिए बोल रही थी, पर निर्भय पर जैसे उसका गुस्सा हावी हो चला था। उसने पलक का पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी साड़ी खींचकर निकाल दी। पलक ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और वहां से भागने को हुई, पर निर्भय ने वापस उसे पकड़कर बेड पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने पलक का ब्लाउज भी फाड़कर उससे अलग कर दिया। अब पलक उसके सामने न्यूड थी और निर्भय उसके ऊपर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। वो पलक को किस कर रहा था, पूरे शरीर पर, उसे लव बाइट्स दे रहा था, पर यहाँ लव कहीं भी नहीं था। उसने पलक की ब्रेस्ट पर भी कई जगह उसे बाइट दे दी थी। इससे खून तक आने लगा था। और पलक, उसकी अब कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो निर्भय के सामने कुछ बोल सके। उसने बस बेडशीट को कसके पकड़ रखा था, क्योंकि निर्भय उसके शरीर के हर हिस्से को, उसके दिल तक को चोट पहुंचा रहा था। और आज सच में पलक खुद को कोस रही थी कि आखिर वो यहाँ आए ही क्यों। क्या हो जाता अगर वो मितू की बात मान लेती। कोस रही थी वो उस दिन को जब उसने निर्भय के साथ वो रात गुजार दी। वक्त बिता और जब निर्भय का मन भर गया तो वो उठकर बाथरूम में चला गया। वो शॉवर लेकर बाथरूम में ही बाहर आया तो देखा, पलक खुद में सिमट कर बैठी थी। उसके गोरी शरीर पर वो निशान टैटू की तरह लग रहे थे और उस पर एक भी कपड़ा नहीं थी। निर्भय ने उसे ऐसे देखा तो ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास गया। उसे अपनी तरफ आता देख पलक खुद में ही खुद को और ज्यादा जकड़ने लगी और रोने लगी। निर्भय उसके पास बैठा और डेटॉल में कॉटन भिगो कर उसके होठों पर हल्के से लगाया तो पलक दर्द से कराह उठी। निर्भय ने उसे दर्द से ऐसे कराहते देखा तो बिना किसी भाव के उसकी दूसरी खरोचों पर भी दवाई लगाते हुए बोलने लगा, निर्भय नोमानी को अभी तुमने जाना नहीं है। आज तुम्हें एक बात समझ आ गई होगी कि मुझसे उलझने वाला मुझसे भाग जरूर सकता है पर बच नहीं सकता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे खिलाफ जाए या मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। सो आगे से ये बात अपने जहन में ताज़ा रखना कि तुम्हारे सामने कोई कल का आया आशिक नहीं। निर्भय नोमानी खड़ा है, जिसके अपने अलग कायदे हैं, अपने अलग कानून हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। पलक उसे डरी नजरों से देख रही थी और निर्भय उसके पास से खड़ा हुआ और क्लोजेट रूम में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो पलक अब भी वही बैठी थी। निर्भय ड्रेसिंग टेबल के सामने आया और परफ्यूम लगाते हुए आईने में उसके अक्ष को देखते हुए बोला, आज के बाद मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, ऊंची आवाज में बात करने की भी मत सोचना, वरना अंजाम तो तुम देख ही चुकी हो, है ना? पलक को इस वक्त खुद से नफरत हो रही थी। उसे अपने ही शरीर से घिना रही थी, पर निर्भय को उससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे दिल ही ना हो उसके अंदर, किसी की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती उसे। पलक प्रेग्नेंट थी, वो अपने बच्चे को पाने की बात करता है, पर उसे जरा ख्याल न आया पलक का या अपने बच्चे का। उसे बस अपनी नफरत और जुनून के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। पलक यही सोच रही थी, रो रही थी खुद की किस्मत पर कि क्यों निर्भय आया उसकी लाइफ में। वो रोते रोते बेड पर लेट गई। चैप्टर 9 किस बेंगलुरु बॉक्सिंग रिंग में आज मैच थी। एक तरफ था नियम नोमानी तो दूसरी तरफ था रिद्धार्थ सहाय, और दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे।
निवेद कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद थे, क्योंकि मैच कॉलेज के द हैंडसम हंक नियम और उसकी टक्कर के रिद्धार्थ का था। शर्त ये थी कि जो जीतेगा वो यहाँ खड़ी किसी भी लड़की को किस कर सकता है। मैच शुरू हुआ। नियम के सामने रिद्धार्थ कमजोर पड़ रहा था। नियम की स्किल्स उसका हर वार पल पल बदल रहा था, जिसका मुकाबला रिद्धार्थ नहीं कर पा रहा था। और आखिर में नियम जीत ही गया। और जैसे ही रेफरी ने नियम को विनर घोषित किया, सब खुशी से चिल्लाने लगे और हुटिंग करने लगे। नियम ने सबको हाथ दिखाया और शांत होने का इशारा किया। सब चुप हो गए तो नियम ने एक लड़की की तरफ देखते कहा, नाउ किस टाइम। उसने उस लड़की की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, यू। जैसे ही सबने उस लड़की की तरफ देखा, रिद्धार्थ ने उसका गला पकड़ते हुए कहा, ए, वो बहन है मेरी। नियम ने उसे खुद से दूर कर धक्का देते हुए कहा, सो वोट। अगर इतनी ही फिक्र थी तो लाया क्यों अपनी बहन को यहाँ। शर्त के हिसाब से मैं जिस लड़की को किस करना चाहूं कर सकता हूं। अब वो तेरी बहन है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। रिद्धार्थ फिर कुछ बोलने को हुआ कि नीचे खड़ी उस लड़की ने कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही सबने ये सुना वो हुटिंग करने लगे। वो लड़की रिंग में आए और ये कोई और नहीं झनक थी। रिद्धार्थ उसे हैरानी से देखने लगा और नियम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो आगे बढ़ा, झनक को कमर से पकड़कर अपने करीब किया, एक हाथ से उसकी गर्दन पर पकड़ बनाकर उसे पीछे की ओर किया और एकदम से झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। ये किस काफी लंबी और पेशनेट किस थी। नियम सबके सामने उसके होठों को चूम रहा था, सक कर रहा था। और जैसे ही उसने झनक के होंठों को बाइट किया कि उसने एकदम से नियम को धक्का दिया। नियम ने अपने होंठ को छुआ तो खून था। उसने एक डेविल स्माइल की। झनक ने अपने होंठ को छूकर देख तो उसके होंठ से खून निकल रहा था। उसने नफरत से नियम को देखा तो नियम ने उसके करीब जाकर धीरे से कहा, नियम, नोमानी से पंगा लोगी तो मुंह की खाओगी, सुना। फुली मेंढक की। उसने अपनी आई विंक की और वहां से चला गया। उसके जाते ही सब लोग एक बार फिर से हुटिंग करने लगे। रिद्धार्थ ने गुस्से में अपना बॉक्सिंग ग्लव्स उतरकर फेंका और वहां से चला गया। झनक भी उसके पीछे गई। वो चेंजिंग रूम में आया और झनक पर चिल्लाते हुए बोला, क्या जरूरत थी उसके सामने आने की, यहां आने की। दिमाग खराब है तेरा। और झनक को याद आ रहा था। फ्लैशबैक। वो मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ आ गई थी, क्योंकि वो अपने भाई के उस पूरे मैच को एंजॉय करना चाहती थी और उसे पूरा भरोसा था कि उसका भाई ही जीतेगा। वो अपनी दोस्त के साथ थी। दोनों ऑटो से उतरे और ऑटो वाले को पैसे देकर जाने को मुड़ी ही थी कि किसी से टकराए, और जैसे ही उस शख्स से टकराए दोनों के होंठ आपस में मिल गए। दोनों की ही आंखें खुली के खुली रह गई। झनक ने उस लड़के को खुद से दूर किया और एक जोरदार का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। उस लड़के का चेहरा एक तरफ झुक गया तो झनक ने कहा, दिमाग खराब है, बदतमीज, शर्म नहीं आती, लड़की देखी नहीं की शुरू। ये लड़का कोई और नहीं, नियम था। उसने झनक की बात सुन अपना जबड़ा छुआ और उसे ठीक कर ऊपर से नीचे तक झनक को देखते हुए कहा, तुझ जैसी फूली मेंढकी को देखकर फिल भी नहीं आएगा, शुरू की बात तो दूर है। हाँ, झनक का हल्का सा वजन ज्यादा था, पर वो क्यूट लगती थी अपने वेट के साथ, और आज पहली बार उसके घर वालों के अलावा किसी और ने उसका मजाक उड़ाया, वो भी उसके वजन को लेकर। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने नियम को देखा। नियम ने अपने गाल को चुनकर कहा, और इस थप्पड़ का बदला तो तुझे अभी ही मिल जाएगा। ये बोल वो वहां से आगे बढ़ गया तो झनक ने उससे पीछे से पुकारा, ओ ए सेक्सी फिगर। नियम ने हैरानी से पलटकर उसे देखा तो झनक बोली, जो करना है कर ले। वो भी वहां से चली गई और नियम सोचने लगा, सेक्सी फिगर, पागल है, नाम वो भी लड़के को दिया नाम, ऐसा हद है। वो भी चला गया। जब रिंग में आया तो देखा झनक वहीं खड़ी थी और उसे देखकर ही उसके दिमाग में ये आइडिया आया था। उसने शर्त रखी कि जो जीतेगा वो यहाँ किसी भी लड़की को किस कर सकता है। पर झनक बेफिक्र थी क्योंकि उसे लगा था कि रिद्धार्थ जीत जाएगा, पर अफसोस ये नहीं हुआ। इधर नियम भी घर के लिए निकल गया, क्योंकि निर्भय के आने से पहले उसे घर पहुंचाना था। यहां दूसरी तरफ ब्लेक विला में जब पलक की आंख खुली तो उसने देखा कमरे में कोई नहीं था। पलक को एक बार फिर वो सब याद आ गया जो हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये क्या हालत हो गई थी उसकी, उसके शरीर की। उसे खुद से घिन आ रही थी। अब वो उठी और कमरे को ध्यान से देखा।
उसकी नजर दरवाजे पर गई, चाहती थी कि भाग जाए यहां से, पर कपड़े, वो किस हालत में थी इस वक्त। पलक ने मुश्किल से उठने की कोशिश की और बाथरूम तक आए। जैसे ही शॉवर का टेप ऑन किया, पानी घाव से लगते ही एक आह निकली मुंह से। पर सुकून दे रहा था ये पानी, क्योंकि ये छुअन धुल रहा था निर्भय की। काफी देर तक पानी के नीचे खड़ी रहने के बाद उसने बाथरोब पहना और बाहर आए। उसके तो कपड़े भी यहाँ थे। वो देखने लगी, क्या करे। वार्डरोब स्लाइड किया तो वहां सिर्फ निर्भय के कपड़े थे। पलक ने एक शर्ट निकाली और वो पहन ली। वो शर्ट ब्लैक कलर की थी जो पहनने के बाद उसकी जांघों को ढक रही थी बस, और थी भी काफी ढीली। पलक उस शर्ट को पहनकर जाकर बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, सच में निर्भय के बारे में उसने जो सुना था वो सब सच ही था। वो एक क्रूर और हार्टलेस इंसान था, जिसे सच में किसी से कोई मतलब नहीं था। पलक को लग रहा था जैसे वो किसी दलदल में फंस गई हो, जहां से वो जितना निकलने की कोशिश करेगी, सुना इस दलदल में बस जाएगी। पलक ने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे से बोली, सच में अगर तुम अपने पिता जैसे हो तो मैं तुम्हें जन्म देना भी नहीं चाहूंगी। पर अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट के इर्द गिर्द लपेटते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे बच्चे। ना तुम पर उसका कोई हक है, ना ही कोई रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ। और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही यहां से निकाल लूंगी, तुम्हें भी और खुद को भी। यहाँ मुंबई में मितू परेशान थी। आज पलक वापस मुंबई आए वाली थी, पर सुबह से शाम हो गई थी। पलक का इंतजार करते करते वो आई ही नहीं। अब तो मितू को और ज्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं कुछ कर ना दिया हो उस निर्भय नोमानी में पलक के साथ। मितू ने अपना ही मुक्का अपनी हथेली में दबाते हुए कहा, मैं आ रही हूँ मिस्टर निर्भय शैतानी। अगर तुमने मेरी पलक के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चैप्टर 10 आई वॉन्ट माई बेबी विद योर बॉडी बेंगलुरु। ब्लेक विला में रात के करीब 1 बजे निर्भय घर वापस आया, और जब कमरे के अंदर आया तो सबसे पहली नजर पलक पर गई, और नजरें बस उस पर ठहर सी गई। उस गोरे तन पर वो ब्लू शर्ट बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी, और निर्भय की नजरें पलक की उन गोरी टांगों पर टिक गई। सच में वो पूरी सेडिक्टिव लग रही थी। निर्भय ने उससे अपनी नजरें हटा दी और सीधा बाथरूम में चला गया। जब वापस आया तो सिर्फ फुल लोअर पहन रखा था उसने। वो जाकर पलक के पीछे लेट गया और उसे कमर से पकड़कर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। यहाँ जैसे ही पलक को महसूस हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और डर के मारे तिरछी आंखों से देखने की कोशिश करने लगी, कहीं फिर से निर्भय उसके साथ वही सब ना करे। पर निर्भय ने उसे कुछ नहीं किया। वो बस उसे अपने एकदम करीब करके सो गया था, और पलक को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो हिल तक नहीं रही थी कि पता नहीं उसके क्या करने से निर्भय की नींद खुल जाए और वो उसके साथ फिर वही सब करने लगे। वो चुपचाप निर्भय की बाहों में लेटी रही और पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो बेड पर अकेली थी। उसे लगा शायद निर्भय चला गया है। उसने अपनी बाहें फैलाकर जम्हाई ली और इतने में निर्भय बाथरूम से बाहर आया। पलक को ऐसे देख वो अपनी जगह पर ही रुक गया, और यहाँ पलक की जैसे ही नजर उस पर गई एक पल के लिए वो जम सी गई। निर्भय ने शर्ट नहीं अपनी थी। उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें अब भी लगी हुई थी और बाल गीले थे जो उसके आंखों पर आ रहे थे। उसकी वो मस्क्यूलर बॉडी देखकर कोई भी उसे छूना चाहे। निर्भय उसकी तरफ बढ़ा तो पलक ने जल्दी से नजर फेर ली। वो उसके करीब आ गया, और जैसे ही पलक पीछे होने को हुई कि निर्भय ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे रोककर उस पर झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी चीजों से दूर रहो वरना मुझे इन्हें छीनना अच्छे से आता है। पलक को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो किस चीज की बात कर रहा था, और अचानक उसकी नजरें निर्भय की नजरों से जा मिली। वो उस ब्लैक शर्ट को देख रहा था। पलक ने एकदम से उस शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, माँ, मेरे पास मेरे कपड़े नहीं है। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, शायद डर की वजह से, पर उसकी बात का निर्भय पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बिना किसी भाव के कहा, तो? पलक ने अब रुआंसी आवाज में कहा, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था तो तुमने मेरी शर्ट पहन ली। बट आई वॉन्ट माई शर्ट। निर्भय ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। पलक को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इस पागल इंसान से क्या कहे। निर्भय उसे सडेक्टिव नजरों से देख रहा था, और पलक जवाब ढूंढ रही थी कि अब क्या कहें।
और इतने में निर्भय ने हाथ मारकर उस शर्ट के सारे बटन खोल दिए। पलक हक्की बक्की रह गई। उसने जल्दी से उस शर्ट को पकड़कर अपने सीने के आगे किया और निर्भय ने ये देख अपनी गर्दन तेई करते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो तो शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, क्योंकि मैं तुम्हें देख चुका हूं। पलक को जैसे ही निर्भय की बात समझ आई उसे याद आ गया कल निर्भय ने उसके साथ क्या किया था और उससे पहले वो रात। पलक ने निर्भय की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, मुझे अपनी ही नजरों में मत गिराओ, जाने दो मुझे। और उसकी ये हरकत देख निर्भय की आंखें सर्द हो गई। उसने एकदम से पलक को बेड पर धक्का देकर उसे लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मुझे ना तुम्हारे आंसुओं से मतलब है ना तुम्हारी बातों से। आई वॉन्ट माई बेबी विद योर बॉडी। पलक की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी वो निर्भय के सामने कमजोर है, वो नहीं कर पाएगी उसका सामना। वो चुपचाप बेड पर लेटी रही और निर्भय एक बार फिर उसके पास था, उसके शरीर को चूमे जा रहा था, उसे बाइट कर रहा था, उसे सक कर रहा था। पलक की आंखों में आंसू थे। वो इस वक्त जान ले लेना चाहती थी खुद की। ये कैसी जिंदगी दे दी उसे ऊपर वाले ने। वक्त बिता। लगभग 2 घंटे बाद निर्भय उठा और बाथरूम में चला गया। कुछ देर में वो बाथरूम में बाहर आया। उसने अपने कपड़े निकाले और रेडी हो गया और कमरे से बाहर जाते जाते एक बार पलक को देखकर कहा, यू नो, आई थिंक मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था तुमसे सिर्फ अपना बच्चा मांगकर, बट नाउ आई एम हैप्पी। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और पलक ने उसे नफरत से देखा। निर्भय वहां से चला गया और किसी को कॉल किया। यहाँ कमरे में पलक रो रही थी। वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। वो हिम्मत करके उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नहाकर बाहर आई तो एक मेड उस रूम की साफ सफाई कर रही थी। उसने जैसे ही पलक की तरफ देखा, पलक डरकर 2 कदम पीछे हो गई तो वो मेड जल्दी से बोली, डरिए मत, मैं शिखा हूँ, यहाँ काम करती हूँ। आए, उसने कहा तो पलक कुछ शांत हुई। वो आगे आए तो शिखा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाते हुए उसके सामने खाने की ट्रे रखी और मुस्कुराकर कहा, आपने कल से कुछ नहीं खाया है ना? खाना खा लीजिए। पलक ने उसे हैरानी से देखा तो शिखा ने कहा, देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं, पर अगर सर आपको यहाँ लेकर आए हैं तो शायद अब आपको यहीं रहना पड़े, और आप ऐसे डर डर कर कब तक रहेंगी? हमारी मुलाकात तो अब अक्सर होगी। आप खाना खा लीजिए। पलक ने उसकी बातों को सुन खाने की तरफ देखा और फिर चुपचाप खाना खाने लगी। हाँ, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया था और शायद प्रेगनेंसी की वजह से उसे कुछ ज्यादा ही भूख थी। जब तक पलक ने खाना खाया तब तक शिखा ने पूरे रूम को अच्छे से साफ कर दिया और फिर कहा, चलिए अब मैं चलती हूँ। उसने वो ट्रे उठाए और जाने को हुई तो पलक ने कहा, क्या मैं भी चल सकती हूँ? शिखा ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना। पर वो चुप हो गई। वो पलक को ऊपर से नीचे तक देख रही थी क्योंकि पलक ने इस वक्त बस बाथरो पहना रखा था। पलक ने उसकी नजरों का पीछा किया और बोली, वो मेरे पास कपड़े नहीं है। जैसे ही शिखा ने ये सुना उसने कहा, यहाँ तो यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, पर मेरे पास कपड़े हैं, आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ। पलक ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा ने कहा, रुकिए, मैं आती हूँ। वो वहां से चली गई और कुछ देर बाद एक सूट लेकर वापस आई। वो हल्के गुलाबी रंग का पंजाबी सूट था, दिखने में एकदम सिंपल, पर जब पलक उसे पहनकर आई तो उसके गोरे रूप पर वो रंग कुछ ज्यादा ही खिल रहा था। उस देख शिखा ने उसकी बलाएं लेते हुए कहा, हाय, किसी की नजर ना लगे, ये कपड़े तो मुझसे भी ज्यादा आप पर अच्छे लग रहे हैं। उसकी बात सुन आज 3 दिनों में पहली बार पलक मुस्कुराई। पलक ने अपने बालों को एक साइड कर एक ढीली सी चोटी गूंथ ली और शिखा के साथ नीचे चली आई। वो ध्यान से घर को देख रही थी तो शिखा ने पूछा, आप क्या देख रही है? पलक ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये पूरा घर काले रंग में क्यों नहाया है? दीवारें, शोपीस, चीजें सब ज्यादातर काले रंग में है, क्यों? उद्धरण चिन्ह। शिखा उसकी बात सुन हंस दी और बोली, इस घर का तो नाम भी ब्लैक विला है, फिर चीजों से क्या मतलब? पलक ने कहा, पर काला क्यों? सब इतना अंधेरे जैसा क्यों? शिखा ने भी अपना होंठ अंदर की ओर लेते ही कहा, ओम
शायद सर को डार्कनेस पसंद है, इसलिए वो बात ही कर रहे थे कि कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हुए। दोनों उन लोगों को हैरानी से देखने लगी। जारी है। चैप्टर 11 शट योर माउथ बेंगलुरु ब्लेक विला। कोई 10-12 गार्ड्स को वहां देख पलक डर गई, पर शिखा तो उन सबको जानती ही थी। ऊपर से उन सबके हाथ में 7 to 7, 8-8 पेपर बैग्स थे। शिखा ने उन सब की तरफ देखते हुए पूछा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये सब? उसकी बात सुन लगभग 7-8 गार्ड्स ने वो अपने हाथ में पकड़े बैग्स एक तरफ रखते हुए कहा, इनमें मेम के लिए ड्रेसेज है। उसकी बात सुन पलक और शिखा दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इतने सारे कपड़े? दो गार्डर ने एक तरफ बैग्स कराते हुए कहा, इनमें सैंडल्स, सूच और हिल्स है। और बाकी बचे बैग्स को रखते हुए कहा, इनमें आपके मेकअप और जरूरत का सामान है। पलक और शिखा दोनों हैरानी से, शौक में उन बैग्स को देख रही थी। करीब 50 से भी ज्यादा बैग्स थे वहां। शिखा ने खुद को संभालकर उन गार्ड्स से कहा, इन्हें सर के कमरे में रखवा दीजिए। नहीं, पलक एकदम से बोली तो सबने उसे देखा। पलक ने जल्दी से अपनी बात सुधारते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरे कहने का मतलब है, इतना सामान निर्भय कमरे में कैसे? क्या हम किसी और कमरे में नहीं रख सकते? पर किसी और के जवाब देने से पहले ही किसी ने कहा, मेरा कमरा इतना बड़ा है कि तुम्हारा पूरा परिवार वहां बस जाए। सब जानते थे ये आवाज किसी थी। पलक ने अपनी आंखें मिंच ली और सारे गार्ड्स ने अपना सिर झुका दिया। शिखा भी एक तरफ अपने हाथ बांधे अदम से खड़ी हो गई और निर्भय अंदर आया। उसकी नजर सबसे पहले पलक पर गई, और सच में वो बस देखता रह गया। सुना आज तक हर तरह की लड़की देखी थी, पर सादगी में इस कदर खूबसूरती आज देखी थी। वो पलक के एकदम करीब आया। पलक को अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस होने लगी, तो उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ये देख निर्भय के होंठों के कोने मुड़े। वो जाकर वहां रखे सोफे पर बैठा और एक फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा, ये दूसरी रात की कीमत है तुम्हारी, और अब जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा। पलक ने उस फाइल को उठाते हुए कहा, क्या है इसमें? निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सोफे पर अपने हाथ फैलाए और अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठा रहा। पलक ने वो फाइल देखी तो आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एकदम से बोली, तुमने मेरा एडमिशन बेंगलुरु में करा दिया? क्यों? निर्भय ने बिना किसी भाव के कहा, डॉक्टर नहीं बनना? पलक ने अब झल्लाते हुए कहा, पर मैं मुंबई में पढ़ती हूँ। मेरी दोस्त, मेरी लाइफ, मेरा करियर है वहां। निर्भय ने अब सख्त लहजे में कहा, बात पढ़ाई की हुई थी, पढ़ाई कहाँ होगी ये नहीं। और फिर भी अगर तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, 1 साल स्कीप कर सकती हो। पलक ने अब गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुम ये नहीं कर सकते। तुम जो चाहते हो, जो बोल रहे हो, मैं वो सब कर रही हूँ, फिर भी तुम ये नहीं कर सकते। निर्भय ने अब अपनी जगह से उठते हुए कहा, एडमिशन हो चुका है, कल से जाना चाहो तो जा सकती हो, वरना घर पर रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल वो वहां से जाने को हुआ कि पलक एकदम से बोली, मैं जाऊंगी। निर्भय ने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो बोली, मुझे अपनी पढ़ाई से मतलब है, मैं जाऊंगी कॉलेज। निर्भय ने अपनी गर्दन तेई की और दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से 2 लोग अंदर आए। सांवला रंग और दोनों हटे कट्टे थे। निर्भय ने दोनों की तरफ देखकर कहा, ये विक्टर एन जॉनसन तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम कॉलेज में रहोगी और ये तुम पर नजर रखेंगे। कॉलेज में सबको पता है कि तुम शादीशुदा हो, प्रेग्नेंट हो, बट किसी को ये पता नहीं है कि तुम किसकी बीवी हो। सो शट योर माउथ। पलक उसे चुपचाप अपना मुंह बनाकर सुन रही थी और निर्भय ने मुड़कर कहा, अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पलक अब भी कुछ नहीं बोली तो निर्भय ने जाते हुए कहा, आराम करो जाकर, कल हॉस्पिटल चलना है तुम्हें। वो वहां से चला गया और गार्ड्स भी सामान रखकर आए और वो भी निर्भय के पीछे पीछे ही चले गए। और अब पलक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये समझता क्या है खुद को? बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा डॉन है, जो चाहेगा वो करेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये बोल जैसे ही पलटी की सामने निर्भय खड़ा था, उसकी आंखें पलक को घूर रही थी और उसे देख पलक की बोलती बंद हो गई। निर्भय ने टेबल से अपना फोन उठाया और चुपचाप वहां से चला गया और बेचारी पलक, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना गलत हो रहा था।
ऊपर से उसका फोन कहाँ था, ये तो उसे पता नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ नोमानी मैंशन में निर्भय वहां से निकलकर सीधा यहाँ आया था और फिलहाल उसके सामने नियम सिर झुकाए खड़ा था, आपने हाथ पीछे बांधे, और निर्भय उसके सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा उसे घूर रहा था। और पास में व्हीलचेयर पर बैठे निवेद जी उन दोनों को देख रखे थे। बबीता जी भी यही थी और उन दोनों को ऐसे देख वो बड़बड़ाई, आज तो नियम बाबा गया, निर्भय बाबा छोड़ेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। निर्भय ने नियम को देखते हुए कहा, शुरू हो जाओ। और बेचारा नियम, उसने एक बार निवेद जी को देखा और बोलने लगा, आई एम सॉरी भाई, वो उन्होंने शर्त लगा ली थी, अब निर्भय नोमानी का भाई हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो कैसे लगता, इसलिए बॉक्सिंग की और ये चोटों का तो कुछ नहीं है, मैं जीता हूँ भाई, आपका नाम रख लिया मैंने। निर्भय ने उसकी बातें सुन अपनी नजरें निवेद की तरफ की तो उन्होंने पलके झपका कर जाने देने को कहा तो निर्भय ने नियम की तरफ देखा। वो खड़ा हुआ और नियम के पास आया। नियम को डर लग रहा था थोड़ा सा, और निर्भय ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसके कान में कहा, लास्ट टाइम, जब जाने दे रहा हूं, अगली बार अगर बॉक्सिंग की तो घर में नहीं दिखोगे। नियम ने जल्दी से अपनी लार निगलते हुए हाँ में सिर हिलाया तो निर्भय ने उसे छोड़ दिया और निवेद जी की तरफ देखते हुए कहा, आपने ही बिगाड़ा है इसे। निवेद जी मुस्कुरा कर बोले, क्या करे, घर में कोई तो रहे जिससे घर घर लगे, तुम तो जाते हो तो 2-3 दिन से आते हो, कोई नहीं रहता यहाँ, कम से कम शादी तो कर लो ताकि तुम ना सही तुम्हारे बीवी बच्चे तो यहाँ रहे। उनकी बात का निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया और नियम वहां से छटकते हुए बोला, पापा, भाई से शादी करने वाली लड़की खुद पागल होगी, क्योंकि कोई भी ठीक दिमाग वाली लड़की इनसे शादी करने से रही। निर्भय ने उसे घूर कर देखा, पर तब तक वो वहां से भाग गया। और अब निर्भय ने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, मुझे शादी नहीं करनी, और न ही मैं अपनी लाइफ में किसी को चाहता हूँ। उसकी बात सुन निवेद जी ने कहा, तो क्या सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे, ऐसे अकेले रहोगे? किसी का होकर अकेले में उसके लिए तड़पते रहने से अच्छा ही है कि सारी जिंदगी अकेला रहूं, और वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, निर्भय ने बिना किसी भाव के कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी कशिश थी जिसे निवेदन जी देख पा रहे थे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, पर हर एक एक जैसा नहीं होता, क्या पता तुम्हें कोई ऐसी मिल जाए जो तुम्हें कभी ततने भी ना दे। निर्भय ने कड़वाहट से भरकर कहा, हाँ, इस दुनिया में औरत चीज ही सिर्फ तड़पाने के लिए है, उसे बस पैसों से मतलब होता है, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने पति को छोड़ सकती है, अपने बच्चों को छोड़ सकती है। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, खैर, मुझे अब जाना है, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। वो ये बोल वहां से चला गया और निवेद जी उसे जाता देख बोले, मैंने हर चीज सिखाई तुम्हें, बस औरतों की इज्जत करना नहीं सिखा पाया, काश कि तुम भी उस औरत को वैसे ही भूल पाते जैसे वो हमें भूल गई। चैप्टर 12 मीटू इन बेंगलोर। बेंगलुरु ब्लेक विला में रात हो चुकी थी। पलक तो खाना खा कर सो भी गई थी और करीब रात के 12 बजे के आसपास निर्भय घर आया। सारे नौकर अपने क्वार्टर में जाकर सो चुके थे और घर के बाहर गार्ड्स थे। बस निर्भय सीधा अपने कमरे में चला गया और देखा तो पलक एक ओवरसाइज टी शर्ट और पजामा पहने सो रही थी। निर्भय ने अपना बैग रखा और सीधा बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद सिर्फ लोआ में बाहर आया और पलक के पास जाकर उसे बाहों में भर के लेट गया। जैसे ही पलक को उसकी छुअन महसूस हुई, उसे समझ आ गया ये निर्भय ही है, वरना इतनी सिक्योरिटी के बीच कोई और उसके कमरे में आ जाए ये नामुमकिन ही था। पलक को याद आया कल भी निर्भय बिल्कुल ऐसे ही उसको बाहों में लेकर सो गया था, क्या पता आज भी वो सोए ही, इसलिए वो भी बिना हिले बस लेटी रही और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह जब पलक की आंख खुली तो निर्भय बेड पर नहीं था। पलक ने उठकर खुद में ही बड़बड़ाया, ये इंसान है कि कोई पिशाच है, इतनी रात को आकर देर से सोता है और इतनी सुबह उठ भी जाता है। वो खुद में ही बड़बड़ाई रही थी कि उसके ऊपर कोई कपड़ा गिरा। पलक ने जल्दी से हड़बड़ा कर वो कपड़ा अपने चेहरे पर से हटाकर देखा तो ये निर्भय था और उसी ने पलक के मुंह पर वो कपड़ा फेंका था। पलक ने उसे देख अपने दांत भींचते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? निर्भय ने उसकी तरफ देख गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, दिखाई नहीं दे रहा, कपड़े दे रहा हूं। पलक ने फिर वैसे ही कहा, इस कपड़े देना नहीं फेंकना कहते हैं।
निर्भय ने बड़ी ही बेफिक्री से वहां जे जाते हुए कहा, जो भी हो जल्दी रेडी हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है हमें, और उसके बाद कई काम, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूं मैं। पलक को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे निर्भय को गुस्सा आए, क्योंकि 2 बार वो उसे गुस्सा दिलाकर उसका अनजान अपने जिस्म पर देख ही चुकी थी। वो चुपचाप उठकर रेडी होने चली गई। निर्भय भी नीचे चला गया था। कुछ देर बाद जब पलक रेडी होकर नीचे आई तो निर्भय सोफे पर अपना फोन लिए बैठा उसमें कुछ मेल्स चेक कर रहा था। जब उसे लगा कि सामने कोई खड़ा है तो नजरें उठाकर देखा, ये पलक थी। उसने गहरे आसमानी रंग का सूट पहना था और साथ में सफेद दुपट्टा, और बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बालों की भी वही एक साइड ढीली सी चोटी गूंथ रखी थी। पता नहीं, पर कह सकते हैं कि निर्भय ने अब तक पलक ही सादगी को ही देखा था बस, पर फिर भी हर दिन कुछ नया ही दिखता। पलक ने एक बार अपने कुर्ते हो ठीक करते हुए कहा, चले। निर्भय, जिसकी आंखें बस पलक पर रुक ही गई थी, वो पलक की आवाज सुन उठा और चुपचाप आगे बढ़ गया। पलक भी उसके पीछे पीछे चल दी। निर्भय जाकर गाड़ी में बैठा और दूसरी ओर से पलक बैठी। उसकी गाड़ी निकलने से पहले एक गाड़ी निकली जिसमें बॉडीगार्ड्स थे, और उनकी गाड़ी में ड्राइवर के साथ राका भी था, और उनकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी निकली जिसमें बॉडीगार्ड्स थे। कुछ देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। निर्भय बाहर निकला और पलक भी, राका भी उनके साथ बाहर आया और बाकी गाड़ियां पार्किंग में लगवाए। ये बेंगलुरु का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल था। यहाँ की फीस लाखों करोड़ों में होती थी, और हॉस्पिटल का नाम था संजीवनी हॉस्पिटल। काल्पनिक। पलक तो बस उस हॉस्पिटल को देखती ही रह गई। निर्भय वहां से अंदर जाते हुए बोला, फिक्र मत करो, अब से रोज यहीं आना है। पलक को उसकी बात समझ नहीं आई, बट बाद में उसने ध्यान दिया कि ये हॉस्पिटल ही नहीं मेडिकल कॉलेज भी है, और निर्भय ने यहाँ उसका एडमिशन करवाया है। ये सोचकर तो पलक और हैरान थी, इतना महंगा कॉलेज। दोनों अंदर आए, अपॉइंटमेंट तो ले रखी थी, सो डायरेक्ट डॉक्टर के केबिन में चले गए। ये थी डॉक्टर निशा तलाटी, गाइनोलॉजिस्ट। उन्होंने पहले पलक को अच्छे से चेक किया, उसके सारे टेस्ट करवाए और कुछ देर में तो रिपोर्ट तैयार थी। वो पलक और निर्भय के सामने बैठी थी और वह दोनों उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। निशा ने उन दोनों की तरफ देखा और कहना शुरू किया, सब नॉर्मल है, आप 10 वीक से प्रेग्नेंट है, आप भी ठीक है, रिपोर्ट भी नॉर्मल ही है। अब बस कुछ दवाएं हैं जो आपको रेगुलर लेनी है, अपने खाने का अच्छे से ख्याल रखना है, आराम भी करना है और एक्सरसाइज भी करनी है, ओके। पलक ने एक बार अपने पेट पर हाथ रखा और हाँ में सिर हिलाया। फिर निशा ने कहा, और आप बताइए, अगर प्रेगनेंसी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, मतलब उल्टियाँ, पेट में दर्द, नींद ज्यादा आना, चेहरे पर दाग, कोई दिक्कत? पलक ने ना में सिर हिलाते हुए और याद करते हुए धीरे से कहा, नहीं डॉक्टर, उल्टियाँ तो नहीं, बट मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। उसने अपने बेली से थोड़ा सा हाथ नीचे रखते हुए कहा तो निशा ने उसे समझाते हुए कहा, आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, आपको पता होगा जब बच्चा नीचे की तरफ होता है तो यहाँ दर्द रहता ही है, और तब तक रहता है जब तक बच्चा जन्म ना ले ले, बट फिर भी ताकत रहेगी तो इतना लगेगा नहीं। जो दवाइयाँ लिखी है टाइम पर लेते रहिएगा। पलक ने हाँ में सिर हिलाया तक निशा ने दवाइयाँ लिखते हुए कहा, और कोई सवाल? पलक ने एक बार निर्भय की तरफ देखा तो उसकी फाइल को अच्छे से पढ़ रहा था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, इस हालत में इंटीमेट होना बच्चे के लिए सही रहेगा? जैसे ही निर्भय ने ये सुना उसने अपनी नजरें उठाकर पलक को घूरा। वो जानता था पलक ये क्यों पूछ रही थी, और डॉक्टर निशा भी ये बात समझ गई कि पति पत्नी के बीच की बात है। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट 3-4 महीनों तक कोई दिक्कत नहीं होती है, और आगे भी अगर हैंडल कर सकती है तो 7 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही निशा की ये बात सुनी निर्भय ने एक डेविल स्माइल के साथ पलक को देखा, और बेचारी पलक, उसका मन कर रहा था वो अभी मर जाए, क्योंकि अब तो घर जाकर वैसे ही उसे मरना ही था। बेचारी रोने जैसी शक्ल लिए खड़ी हुई और निर्भय ने आते आते डॉक्टर निशा को बता दिया कि इस कॉलेज में किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि पलक कौन है, बट वो प्रेग्नेंट है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। डॉक्टर निशा ने उसे हाँ तो बोल दिया, पर उन्हें भी समझ नहीं आया आखिर निर्भय चाहता क्या है।
अगर वो ये नहीं बताना चाहता कि पलक उसकी बीवी है तो ये बात भी उसे अभी छुपाए ही रखनी चाहिए कि पलक प्रेग्नेंट है। बाद में तो पता चलेगा तब चलेगा ही, पर फिलहाल पलक को एम्बेरेस फील होगा। पर निर्भय के सामने उसने कुछ कहा नहीं। राका जाकर पलक की दवाइयां ले आया और वो वापस घर आ गए। घर आते ही पलक वहां से जाने को हुई कि निर्भय ने उसकी कलाई पकड़ी। बेचारी पलक, उसने बेचारगी से निर्भय को देखा तो निर्भय ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुमने डॉक्टर से वो सवाल ना किया होता तो शायद मैं भी इस भ्रम में रहता कि कोई भी दिक्कत हो सकती है। बट थैंक्स मेरा माइंड क्लियर करने के लिए। पलक का मन रोने को कर रहा था और निर्भय उसे जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले आया। पलक ने उससे हाथ छुड़ाया और पीछे होते हुए बोली, देखो डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा हो, मुझे दिक्कत होती है, तुम ये सब नहीं कर सकते मेरे साथ, वो भी बार बार। पर निर्भय पर जैसे उसके बोलने का कोई असर ही ना हुआ हो। उसने डोर लॉक किया और पलक की तरफ बढ़ा, अपना ब्लेजर उतारते उतारते। पलक बेचारी पीछे कदम लेने लगी, निर्भय भी उसकी तरफ कदम बढ़ाते बढ़ाते उसके एकदम करीब आ गया था। पलक ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया ताकि निर्भय उससे किस ना कर सके, बट निर्भय ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसका चेहरा खुद की ओर करते हुए जबरदस्ती उसके होंठों पर होंठ रख दिए और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। पलक ने अपने होंठ कसके भिंच रखे थे। वो अपना मुंह नहीं खोलना चाहती थी, पर जैसे ही निर्भय ने उसके होठों पर बाइट किया पलक के मुंह से एक आह निकली। और जैसे ही पलक का मुंह खुला कि निर्भय उसे और भी पेशनेट किस करने लगा। पलक का दम घुट रहा था निर्भय के करीब रहने से, बट करती क्या। यहाँ दूसरी तरफ बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आई गाड़ी से मितू उतर चुकी थी और उसने बेंगलुरु में कदम रखते ही कहा, मिस्टर निर्भय शैतानी, तुम्हें तो मैं छोड़ेंगी नहीं, बस एक बार मुझे मेरी पलक मिल जाए। चैप्टर 13 रखा एंड मीटूज फर्स्ट मीटिंग बेंगलुरु ब्लेक विला। पलक को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर निर्भय को धक्का दिया और जैसे ही वहां से जाने को हुई कि निर्भय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़कर पीठ से लगाकर पलक को अपने और वार्डरोब के बीच में जैसे कैद कर लिया। पलक को उसकी छुअन से ही नफरत हो रही थी और निर्भय ने पीछे से ही उसकी पीठ पर अपने होंठ फेरते हुए कहा, आई डोंट केयर, अगर तुम्हें दिक्कत है तो। पलक के चेहरे पर अभी सिर्फ लाचारी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था पर कुछ नहीं कर पा रही थी। और निर्भय ने उसे एकदम से अपनी तरफ घुमाया और उसका दुपट्टा निकालकर फेंक दिया। उसके दोनों हाथों को पीछे वार्डरोब से लगा दिया और उसके गले पर, गर्दन पर, कोलबोन पर किस करने लगा और साथ ही बाइट भी। पलक को दर्द हो रहा था। वो लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही पर निर्भय की पकड़ उस पर बेहद मजबूत थी। उसने एकदम से पलक को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, जितना ज्यादा बचने की कोशिश करोगी उतना ज्यादा तड़पोगी, सो जस्ट कूल। पलक उसकी बात सुन अपनी आंखों में आंसू भरे उसे देखने लगी। वो हर बार ऐसी गलती कैसे कर सकती है। हर बार क्यों निर्भय उस पर भारी पड़ जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। आज भी वही हुआ। पलक कुछ नहीं कर पाई और एक बार फिर निर्भय ने अपनी मर्जी पूरी कर ली। एक बार फिर उसने पलक के शरीर के साथ एक खिलौने की तरह खेलकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। वक्त ऐसे ही बीत गया और जब उसका मन भर गया तो उसने पलक के पास लेटते हुए कहा, मुझसे उलझना छोड़ दो, क्योंकि हर बार हार तुम्हारी ही है, समझी। और पलक बिना कपड़ों के बस ऐसे ही लेटी हुई सिल्ली को घूर रही थी। आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे पर हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। कुछ देर बाद निर्भय उठा और बाथरूम में चला गया और वापस आकर पलक को देखते हुए बोला, 1 साल तुम्हें ऐसे ही गुजारना है। तैयार कर लो खुद को, क्योंकि 1 साल तक तुम्हारा शरीर भी मेरा है, तुम्हारा वक्त भी मेरा और तुम्हारे जहन में भी सिर्फ मैं रहूंगा। वो रेडी हुआ और वहां से चला गया। यहाँ पलक उसके जाने के बाद उठी। इन 4 दिनों में 3 बार उसके साथ ये हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नहाकर बाहर आए और एक ओवरसाइज टी शर्ट और एंकल लेंथ पजामा पहन लिया। वो बहुत थका थका महसूस कर रही थी, इसलिए बाहर आकर तुरंत बेड पर लेट गई और सोचने लगी, जब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है तो वो इस 1 साल में क्यों खुद को तकलीफ दे। उसे तो बस अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा, कुछ तो करना होगा उसे अपने बच्चे के लिए। और अपनी सोच में गुम उसे कब नींद आ गई, उसे खुद पता नहीं चला।
यहाँ दूसरी तरफ मितु स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और लोगों से निर्भय नोमानी का एड्रेस पूछ रही थी। पर भाई, जो निर्भय नोमानी से जुड़ी हो उस चीज का नाम कोई नहीं लेता, तो भला कोई उसे उसके घर का एड्रेस कैसे दे सकता था? और आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे निर्भय नोमानी के घर ले जाने के लिए हाँ बोल दिया। मितु उसकी टैक्सी में बैठ गई और कुछ देर के सफर के बाद एक बड़े से घर के मेन गेट के सामने लाकर छोड़ा। मितु ने उसे पैसे दिए और वो जल्दी से वहां से चला गया, क्योंकि उसे कोई मामले में नहीं फंसना था। मितु ने बाहर खड़े होकर पहले तो उस नेम प्लेट को देखा जिस पर लिखा था नोमानी मैंशन। मितु वही खड़ी उस घर की खूबसूरती देखने लगी और फिर गेट की तरफ बढ़ी तो गार्ड्स ने उसे रोक लिया और बोले, आप कौन हैं? ऐसे ही अंदर नहीं जा सकती आप। मितु ने उन गार्ड्स को घूरते हुए कहा, कहो अपने बॉस से जाकर कि पलक की दोस्त मितु आई है। उसकी बात सुन गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और फिर एक गार्ड ने हाँ में सिर हिलाया और वॉकी टॉकी पर ही कहा, एक लड़की है, बॉस से मिलना चाहती है और खुद को पलक की दोस्त बनता रही है। अंदर जो गार्ड था वो निवेद जी के पास ही था, तो उसने कहा, सर कोई मितु आई है, पलक की दोस्त है, आपसे मिलना चाहती है। निवेद जी ने असमंजस में कहा, पर मैं तो किसी भी मितु या पलक को नहीं जानता, कौन है ये? शायद गलतफहमी हुई होगी, उनसे कहो यहाँ कोई पलक नहीं है। वो गार्ड उनकी बात सुन कुछ बोलने को हुआ कि राका जो वही मौजूद था, निर्भय ने शायद किसी काम से भेजा था उसे। उसने कहा, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो बाहर आया और देखा तो मितु यहाँ से वहां चक्कर काट रही थी। राका एक पल को उसे देखता ही रह गया। 5-7 की हाइट, कंधे तक आते वो सीधे बाल, जींस और क्रोपटॉप और उस पर जैकेट और कंधों पर बैग लटकाया हुआ। उसे देखकर लग रहा था कि वो गुस्से में है। राका ने उसके सामने आते हुए कहा, गलत एड्रेस दिया है किसी ने तुम्हें, यहाँ कोई पलक नहीं है। जैसे ही मितु ने ये आवाज सुनी तुरंत पीछे मुड़ी और अपने सामने इतने ऊंचे कद के इंसान को ऐसे अचानक देख घबरा ही गई, जैसे ही गिरने को हुई कि राका ने उसका आर्म पकड़कर सीधा खड़ा किया। मितु ने खुद को संभाला और बोली, मुझे सब पता है, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नोमानी मेंशन और कह रहे से हो मैं गलत एड्रेस पर हूँ। बताओ मेरी पलक कहाँ है? बोलो। उद्धरण चिन्ह। उसने राका की कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा तो राका ने एक बार उसे घूरकर देखा और एकदम से उसके हाथ झटकते हुए बोला, पहली बात, आइंदा हाथ लगाने की गलती मत करना। दूसरी, ये नोमानी मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी यहाँ घुसा चला आएगा। और तीसरी और आखिरी बात, जिसे भी ढूंढ रही हो, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। ऐसे किसी के घर में घुसकर ढूंढोगी तो लोग तुम पर केस कर देंगे। वो ये बोल मितु को एक नजर देख गेट के अंदर चला गया और अंदर जाते हुए बोला, अंदर मत आने देना इस लड़की को। मितु उसे एक देख हैरान रह गई और उसके पीछे जाते हुए चिल्लाकर बोली, तुम समझते क्या हो खुद को? ऐसे भाग जाओगे तो बच जाओगे। पलक को मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी, उसे नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हारे उस बॉस की कैद में। मितु चिल्लाती रही पर किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और यहाँ अंदर आते ही राका ने तुरंत निर्भय को कॉल करके सब बता दिया और सामने से निर्भय ने बस एक लाइन बोली, हैंडल करो उसे। राका ने ओके बॉस कहकर कॉल कट कर दिया और मितु के बारे में सोचते हुए बोला, अब तुम्हें हैंडल करता हूँ। वो वापस बाहर आया तो देखा मितु वहां नहीं थी। उसने गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो पुलिस की धमकी देकर यहाँ से चली गई। राका ने अब मन भी मन कहा, देखते हैं कहाँ जाती है। यहाँ संजीवनी हॉस्पिटल एंड कॉलेज में एक खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि एक लड़की कल से कॉलेज आने वाली है। पर यह कोई खास खबर नहीं थी। खास ये था इस खबर में कि वो लड़की शादीशुदा थी और सबसे बड़ी बात प्रेग्नेंट थी। सबको पता चला कि वो बेंगलुरु के एक जाने माने बिजनेसमैन की वाइफ है, पर यह पता नहीं चला कि किसकी। और अब सब उस लड़की से मिलने के लिए बेकरार थे। चैप्टर 14 फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। बेंगलुरु। मितु जा चुकी थी पर राका उसे ढूंढने नहीं गया। उसने किसी को कॉल किया और कहा, हर मूव पर नजर रखना, कुछ भी हो नजर चुकी तो मेरा निशाना नहीं चुकेगा। सामने वाले शख्स ने हाँ कहा और फोन रख दिया। ऐसे ही दिन बिता। रात को फिर वही सीन, जब तक निर्भय आया पलक खाना वाना का कर सो चुकी थी। पर पलक को हमेशा निर्भय की छुअन से ही पता चल जाता कि ये वही है।
और अब तो पलक को समझ आने लगा था कि निर्भय बस रात को उसे बाहों में लेकर होता है, तो वो भी बेफिक्री से होती रही। सुबह 6 बजे ही उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा कि आज वो जल्दी उठी है, और सच में ये हुआ। जब उसकी आंख खुली तो निर्भय उसके पास ही सो रहा था। पलक ने उसकी तरफ देखा तो बस देखती ही रह गई। वो बिखरे बाल जो आंखों पर हाथ रहे थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक अजीब सी शांति, और वो गहरी पलके। पलक यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इस इंसान को देखकर सुकून महसूस कर रही है, जिससे प्यार तो छोड़ो लगाव तक नहीं है, वो नफरत करती है निर्भय से। वो उठकर जाने को हुई कि अचानक उसने निर्भय की गर्दन पर कुछ देखा। वो ध्यान से देखने लगी। ये टैटू था छोटा सा जिसमें 3N लिखा हुआ था। पलक को समझ नहीं आया, ये 3N क्या है भला। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसे ही उठने को हुई कि एकदम से निर्भय ने उसका हाथ पकड़ कर लेटा दिया। पलक हैरान रह गई। उसने अपनी गर्दन घुमा कर देखा तो निर्भय की आंखें बंद थी। पलक को समझ नहीं आया वो जाग रहा है या सोया है। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे के सामने हिलाया तो निर्भय ने कहा, जिंदा हूं तुम्हारी बद्दुआ से। पलक हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आंखें अब भी बंद थी। वो ऐसे ही बस निर्भय को देखती रही, बोलती क्या। अब उसे निर्भय से पंगा लेना ही नहीं था। एक तरह से वो हार मान चुकी थी। निर्भय ने कुछ पलों बाद वैसे ही फिर से कहा, कॉलेज जाना है। पलक ने धीरे बस हम कहा तो निर्भय ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही उसने छोड़ा पलक तुरंत उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो नहाकर बाथरोब में ही बाहर आए तो देखा निर्भय कमरे में नहीं था। पलक को ये देख कुछ शांति मिली। वो जल्दी से रेडी हो गई। आज उसके कॉलेज का पहला दिन था। यहाँ बेंगलुरु में उसने ब्लू एंकल लेंथ जींस पहनी और ऊपर व्हाइट लॉन्ग कुर्ती, साथ में व्हाइट स्कार्फ लिया जिसकी बॉर्डर पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। पलक ने एक हाथ में वॉच पहनी और दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट जो डायमंड का था। उसकी किस्मत तो पलक को नहीं पता, पर वो जानती थी वो बहुत कीमती होगा क्योंकि वो देख चुकी थी उसके लिए जो भी चीजें आई थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी। कानों में झुमके और पैरों में बैलेरिन्स पहनी थी, बाल खुले छोड़ रखे थे। वो रेडी थी कॉलेज जाने के लिए, पर उसकी किताबें या फोन या बैग, किसी भी चीज का अता पता नहीं था। वो चुपचाप नीचे आए तो देखा हॉल में कॉफी टेबल पर उसके सिलेबस की किताबें और भी कई सारी बुक्स थी, और उसके स्टडी से लगता सारा सामान वहां मौजूद था। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। पलक उन सारी चीजों को देख एकदम खुश हो गई और भाग कर आए और उन चीजों को देखने लगी। वहां 3-4 टाइप के बैग भी थे जो वो कॉलेज ले जा सके। पलक ने एक बैग लिया और जरूरत की चीजें उसमें रखते हुए शिखा को बोला, शिखा इन सब चीजों को कमरे में रखवा देना। शिखा उसे खुश देख खुश हो गई। उसने हाँ में सिर हिलाया और इतने में पलक की नजर एक बॉक्स पर गई। उसने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो ये फोन था, बहुत महंगा। पलक की आंखें उस फोन को देखकर ही हैरान रह गई। वो सोच रही थी, ये फोन तो उसका नहीं है। इतने में पीछे से निर्भय की आवाज आई, ये तुम्हारा फोन है, आज से कोई भी जरूरत पड़े तो रखा। दैनिक, विक्टर या जॉनसन, किसी को भी कॉल कर सकती हो, नंबर सेव कर रखे हैं सबके। पलक ने आगे कुछ भी नहीं कहा। वो MBBS सेकंड ईयर में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आधी पढ़ाई कहीं और आधी कहीं और जैसे ही ये साल बीतेगा अगले साल फिर मुंबई। पता नहीं वो कैसे संभालेगी सब। उद्धरण चिन्ह। वो यही सब सोचकर परेशान हो रही थी। इतने में निर्भय की आवाज उसके कानों में पड़ी, कॉलेज जाने की इजाजत दी है, पढ़ाई के लिए। अगर वहां किसी का भी ख्याल मन में आया तो भूल जाना कि तुम अपने कमरे से बाहर भी निकल सकती हो। उसकी बात सुन अब पलक ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसने ये सब काफी सख्त लहजे में कहा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ी निर्भय एक पल को बस उसे देखता ही रह गया। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। उसने तो हमेशा पलक को सादगी में ही देखा था, पर आज तो सच में नजर नहीं हट रही थी निर्भय की। पलक ने बस हाँ में सिर हिला दिया तो निर्भय ने उसे दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां विक्टर और जॉनसन उसका वेट कर रहे थे। पलक चुपचाप उसकी तरफ चली गई तो निर्भय ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। पलक का दिल जोरों से धड़क उठा। उसे लगा उसने शायद फिर से कोई गलती कर दी है। उसने डरते हुए ही पीछे मुड़कर देखा तो निर्भय ने कहा, 1 मिनट। उसने शिखा को कोई इशारा किया। शिखा तुरंत गई और एक कटोरी ले आए। निर्भय ने उसमें से दही चीनी पलक को खिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये क्यों किया जाता है,
बट जब भी मैं किसी काम की शुरुआत करूं तो बाबा मुझे ये खिलाते हैं। ये सुन पता नहीं क्यों पर पलक के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने निर्भय के हाथ से दही चीनी खाने के बाद कहा, शुभ होता है। निर्भय ने बिना उसकी तरफ देखे बस हम कहा और पलक वहां से चली गई। निर्भय ने वो कटोरी वापस शिखा को दी और सारा सामान कमरे में रखवाने को कहा। अचानक उसे याद आया, पलक कुछ खाकर नहीं गई और पैसे भी पता नहीं उसके पास होंगे कि नहीं होंगे। उसने तुरंत दैनिक को कॉल किया और कुछ बोलकर फोन रख दिया। वो अपने कमरे में चला गया। सच कहूं तो निर्भय अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता था। उसे पता था कि पलक अगर उसे बच्चा दे रही है या देने वाली है तो उसका पूरा फर्ज बनता है कि वो पलक का और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे। इससे ही तो वो खुश रहेगी ना। और अगर वो खुश रहेगी तो बच्चा भी अच्छे से ग्रो करेगा। यही सब सोचकर वो पलक का ख्याल रख रहा था। यहाँ दूसरी तरफ राका अभी ब्लेक विला के बाहर गार्ड्स को कुछ समझा रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉल अटेंड किया तो सामने से किसी की आवाज आए, सर जैसा कि आपने बोला था, एक लड़की आई है। उसने निर्भय नोमानी पर केस किया है। अब क्या करें? राका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, एड्रेस पर ले आओ, और कॉल कट कर दी। चैप्टर 15 एरोगेंट संजीवनी हॉस्पिटल। विक्टर और जॉनसन ने पलक को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा और खुद भी उसके पीछे चलने लगे। जब पलक को ये महसूस हुआ तो वो एकदम से रुक गई और पलटकर बोली, आप दोनों मेरे साथ कॉलेज में भी चलोगे? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया तो पलक परेशान सी दोनों को देखने लगी। अब वो इन दो मुस्टंडों को अपने साथ लेकर कैसे गुम सकती थी? वो दोनों से बचने का कोई रास्ता सोच रही थी कि इतने में उसके दिमाग की लाइट जली। उसने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, अपने हाथ आगे करो। दोनों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपने अपने हाथ आगे किए तो पलक ने पूछा, आप दोनों की माँ है? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया तो पलक ने फटेक से दोनों के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, दोनों को अपनी माँ की कसम है, कॉलेज के अंदर कदम नहीं रखोगे। दोनों ने एकदम से अपना हाथ पीछे लेते हुए कहा, मैम हम ऐसा नहीं कर सकते, सर हमें मार देंगे। पलक ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहा, वो तो वैसे ही तुम्हें मार देंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि आप दोनों ने मुझे छुआ है। दोनों बेचारे एक दूसरे को देखने लगे तो पलक ने कहा, अपनी ड्यूटी निभाओ, पर मैं आप दोनों को अपने सिर पर लेकर नहीं घूम सकती, इसलिए मुझसे दूर रहकर करो जो भी करना है, ऐसे मेरे आगे पीछे घूम कर नहीं। पलक इतना बोल अंदर जाने को हुई कि किसी ने उसे आवाज लगाई, मेम। पलक मेम। पलक ने अपनी आंखें भिंचकर दांत पीसते हुए कहा, अब कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो दैनिक उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। उसने आकर पलक को एक टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल और एक छोटा सा लेदर का क्लच देते हुए कहा, ये सब आपके लिए। पलक ने उन सब चीजों को घूरते हुए कहा, मैं छोटी बच्ची हूं क्या, जो ये पानी की बोतल, टिफिन बॉक्स लेकर आए हो? दैनिक ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ले लीजिए ना मेम, वरना सर से मुझे डांट पड़ेगी। पलक 2 पल तक तो सोचती रही और फिर ना चाहते हुए भी वो सब लेकर अपने बैग में रखा और अंदर चली गई। दैनिक भी वहां से चला गया। और यहाँ पलक पहले ही दिन लेट हो गई थी। वो भागकर अपनी क्लासरूम तक पहुंची और बोली, मैं आई कब इन? अंदर खड़ी मेम और कोई नहीं डॉक्टर निशा ही थी। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, स्टूडेंट्स इनसे मिलिए, ये है पलक शेखावत, आज से ये भी आपके साथ ही पढ़ेगी। बच्चों को तो पहले से जानना था कि आखिर जो आने वाली थी वो थी कौन। तो वो पलक को देख बातें बनाने लगे। लड़के बातें कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत और होठ है यार, इसे किसने फंसा लिया। तो लड़कियां सोच रही थी, इतनी खूबसूरत है तभी एक बिजनेसमैन को फंसा कर बैठी है। पर उन सब में एक लड़की थी जो पलक को देख मुस्कुरा रही थी। मेम ने पलक को बैठने को कहा तो पलक उसी लड़की के पास जाकर बैठी। उस लड़की ने पलक के आगे हाथ करते हुए कहा, हाय मैं अंशी। पलक ने हैंडशेक करते हुए कहा, पलक। दोनों ने फिर मेम पर और पढ़ाई पर ध्यान लगा लिया। यहाँ दूसरी तरफ दो कांस्टेबल मितू को एक घर के सामने ले आए थे। मितू ने दोनों को घूरते हुए कहा, ये तो नोमानी मेंशन नहीं है, कहाँ लेकर आए हो मुझे? और ये घर इतना डरावना कोई रहता भी है कि नहीं? उन दो में से एक कांस्टेबल ने कहा, मैडम ये है ब्लेक विला, निर्भय नोमानी यही तो मिलेगा आपको। जैसे ही मितू ने ये सुना वो अंदर बढ़ गई।
पर मेन गेट पर ही उसे एक शख्स दिखा। मितू को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो पीठ करके खड़ा था। मितू ने उसके थोड़ा पास जाते हुए पूछा, ओह हेलो, कौन हो तुम? और पलक कहाँ? वो आगे कुछ बोल पाती कि पीछे से किसी ने उसके मुंह को रुमाल से दबा दिया, और अगले ही पल मितू बेहोश होकर उस इंसान की बाहों में गिरी। वो उसे गोद में उठाकर वहां से ले गया। यहाँ दूसरी तरफ एनएनएन में निर्भय गुस्से से चिल्ला रहा था और सारा स्टाफ बस अपना सिर झुकाए और हाथ बांधे खड़े थे। आज तो सच में शामत आई थी। निर्भय ने सबको अपनी जलती नजरों से घूरा और फिर बोला, 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर अगर तुम लोग मॉडल नहीं ढूंढ पाए तो जो कोई भी इस प्रोजेक्ट में है सारे अपनी जॉब भूल जाओ। उसकी बात सुन ही सबने हैरानी से उसे देखा। जिस प्रोजेक्ट की यहाँ बात हो रही थी उसमें कम से कम 20 लोग शामिल थे, और अब सबकी जॉब बस एक मॉडल पर टिकी थी। पर मॉडल लाए कहाँ से? और मॉडल नहीं होगी तो शूट कैसे होगा? पर निर्भय को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसने फिर वैसे ही कहा, लीव। और सब तुरंत अपनी अपनी डेस्क की तरफ चल दिए। निर्भय 21 फ्लोर पर अपने कैबिन में चला गया। अर्पित भी इस वक्त उसके पास मौजूद था और उसने निर्भय को इतने गुस्से में देखकर कहा, तू जानता है ना, गलती उन सब की नहीं है। रिमी चली गई क्योंकि तूने उससे रिजेक्ट किया था यार। निर्भय ने अपनी ऑफिस चेयर पर बैठते हुए कहा, सो वोट। किसी एक के पीछे नहीं चल रही मेरी कंपनी। नई मॉडल ढूंढने को भी बोल चुका हूं, जो अब तक नहीं मिली इन सबको। अर्पित ने एक गहरी सांस ली और बोला, पर यार तुझे नहीं लगता तू काफी रूड है सबके साथ? थोड़ा प्यार से बात करेगा तो तेरे एम्प्लॉयज भी खुशी खुशी काम करेंगे। पर निर्भय पर अब भी कोई असर नहीं हुआ। उसने एक फाइल खोली और उसे पढ़ते हुए बोला, किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा है, जो जाना चाहे जा सकता है। मैं नहीं करता प्यार से बात। अर्पित ने एक पल को उसे घूरा और फिर उसके सामने चेयर पर बैठते हुए बोला, एक बात बता, कुछ टाइम में तो तेरा बेबी आ जाएगा इस दुनिया में, तो क्या तू तब भी ऐसा ही रहेगा? रूड? अपने बच्चे से भी प्यार नहीं करेगा? उसकी बात सुन निर्भय ने अपनी नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखें ही काफी थी अर्पित को ये समझाने के लिए कि अब खामोश हो जाओ, और अर्पित बेचारा चुप हो गया और मन में सोचने लगा, पता नहीं वो कौन सा दिन था जब हम दोनों की दोस्ती हो गई। कहाँ ये खामोश मिजाज इंसान, और कहाँ मैं मजाकिया अंदाज में जीने वाला बंदा। कहाँ ये बंदूक और गोली से खेलने वाला इंसान, और कहाँ मैं मासूम पटाखों से भी दूर भागता हूँ। वो यही सब सोचते हुए निर्भय को देख रहा था और निर्भय बिना किसी भाव के बस अपना काम किए जा रहा था। अर्पित ने उसे देख एक गहरी सांस ली और मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, मेरे इस जिद्दी और अक्खर दोस्त को जरा सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि ये अपनी जिंदगी खुशी से जी पाए। उसने अपने हाथ जोड़े और उठकर जाने को हुआ कि निर्भय अपना काम करते हुए ही बोला, सद्बुद्धि की जरूरत तुम्हें है, और बुद्धि के लिए दिमाग होना जरूरी होता है अर्पित। अर्पित ने उसे हैरानी से देखा और चिढ़ते हुए बोला, अब क्या माइंड रीडिंग भी सीख ली है? निर्भय सरकेस्टिक वे में बोला, मुझे सामने वाले के इरादे उसकी आंखों में दिखते हैं। अब जाओ और चुपचाप अपना काम करो। अर्पित बेचारा चिढ़ते हुए वहां से चला गया। यहाँ कॉलेज में फर्स्ट लेक्चर खत्म हो चुका था। अंशी पलक को अपने साथ कैंटीन में ले आई थी और उससे यहाँ के बारे में, यहाँ के माहौल के बारे में सब बता रही थी। उसे पता था, उसे क्या सबको पता ही था कि पलक प्रेग्नेंट है, पर पलक इस बात से अनजान थी कि उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सब जानते हैं। वो जाकर एक तरफ बैठे और पलक को अचानक याद आया कि दैनिक ने उस सामान दिया था। उसने तुरंत अपने बैग से वो निकालकर घेर किया। टिफिन में तो कई सारे फ्रूट्स कट करके रखे थे। पलक को भूख भी लगी थी तो उसने फ्रूट्स खाते हुए ही आगे देखा। पानी की बोतल निकालकर साइड में रखी और फिर वो कल्च निकाला और उसे खोलकर देखा तो उसमें 3-4 कार्ड थे और कुछ कैश था, पर कैश भी करीब 10,000 जितना था। पलक ने वो क्लच वापस बंद किया और बैग में रखते हुए गुस्से में भुनभुनाई, घमंडी कहीं का, क्या समझता है खुद को? पैसे हैं तो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बड़बड़ाते हुए फ्रूट्स खा रही थी और इतने में एक लड़का उनके पास आकर बैठा। अंशी और पलक दोनों ने उसकी तरफ देखा। जारी है, छोटी से छोटी खुशी बड़ी बन जाती है अगर उसे सेलिब्रेट किया जाए तो चलो 15 चैप्टर पूरे हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कहो।